जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नासिर अली। जैसा कि आप जानते हैं, पास एमटी कैट प्रेपरेशंस 2025 का सिलसिला जो है वो जारी है। सो इसी सिलसिले को आज बढ़ाते हुए हम यूनिट नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमारे पास दो टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पाया जाता है। एक होता है हमारे पास सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। और एक होता है हमारे पास सेकंड जो टाइप है वो है जी ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, अब सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं ऐसा, लेट से सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये पाया जाता है एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कहते हैं हाइड्रा। ठीक है। अब हाइड्रा में क्या होता है, पूरी बॉडी में ऊपर वाली साइड पर यहाँ पर सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है। अच्छा, अब उस एक ओपनिंग में क्या होगा कि उसी के जरिए जो है वो फूड एंटर होगी, उसी के जरिए फूड एंटर होगी, डेट इज नोन एज इंजेशन। ठीक है। फूड का बॉडी में एंटर होना डेट इज कॉल्ड इंजेशन। और इसी के जरिए वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से पास किया जाएगा, डेट इज कॉल्ड इजेशन। तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें इंजेशन और इजेशन एक ही ओपनिंग के थ्रू हो तो उसको हम कहते हैं सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। जबकि अगर हम बात करें ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, लेट्स से जी ये हमारे पास एक ट्यूब है। ठीक है। अब ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, देयर आर टू ओपनिंग्स। जैसे इस ट्यूब में आप देख सकते हैं कि टू ओपनिंग्स हैं एट ईच एंड। तो इंजेशन के लिए जो है वो एक ओपनिंग होगी जिसको हम जो है वो माउथ का नाम देते हैं, और इजेशन के लिए जो है वो सेकंड ओपनिंग होगी जिसके लिए हम एनस का वर्ड जो है वो यूज करते हैं। सो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें इंजेशन और इजेशन के लिए सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं स्टूडेंट, उसे हम क्या नाम देते हैं, डेट इज कॉल्ड ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर हमसे पूछा जाए कि जी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कौन सी टाइप में आएगा, तो अल्टीमेटली जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है डेट इज अ ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों? क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या है, इंजेशन के लिए जो है वो माउथ मौजूद है, और इजेशन के लिए जो है वो एनस मौजूद है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देखें, यहाँ से ये ट्यूब जो है वो शुरू होगी, ठीक है, इस पॉइंट से। और इस पॉइंट पर ये जो ओपनिंग है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज नोन एज माउथ, या जिसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। फिर आप देखें ये ट्यूब जो है वो आगे चलती जा रही है, ये ट्यूब जो है, ये ग्रीन पोर्शन, ये आगे फिर स्टमक है। अच्छा, याद रखिएगा कि ट्यूब जो है वो कहीं से बारीक भी हो सकती है, कहीं से फूली हुई भी हो सकती है, कहीं से बलदार शक्ल में भी हो सकती है। और अल्टीमेटली ये जो ट्यूब जो यहाँ से शुरू हो रही है माउथ से, ये कहाँ पे जाके खत्म हो रही है, इनस पे खत्म हो रही है। तो माउथ जो है यहाँ से क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ से होगी इंजेशन, और एनस जो है यहां से क्या होगी, इजेशन। सो चूंकि दो ओपनिंग्स हैं, सेपरेट ओपनिंग्स हैं इंजेशन के लिए और इजेशन के लिए, सो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। दैट इज कॉल्ड ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, अब ये जो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, पहला पॉइंट तो याद रखना है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकंड, अब ये जो ट्यूब है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम दे रहे हैं, इसकी टोटल जो लेंथ है स्टूडेंट वो है जी 9 मीटर। ठीक है। और अगर हम इसको फीट में कन्वर्ट करते हैं तो ये लगभग जो है ये लेंथ बनेगी 30 फीट। ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओवरऑल जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसकी लेंथ है 9 मीटर, और इसकी जो अगर हम फीट में कन्वर्ट करते हैं तो ये 30 फीट जो है वो बनता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके जो है वो दो पार्ट्स हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इट हैज, इसको हम टू पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा, इसको एक और नाम भी दिया जाता है, इसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अच्छा, इसके अलावा जो है हम इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है। तो तीन नाम हैं, एलिमेंट्री केनाल भी हम पढ़ सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम पढ़ सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी हम पढ़ सकते हैं। जबकि जो सेकंड पार्ट है वो है जी इसके साथ जुड़े, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़े जो हैं ग्लैंड्स, जिनको हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स, दीज आर नोन एज एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो ये हैं जी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू पार्ट्स। ठीक है। हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो कि यहाँ पे स्टूडेंट डायग्राम के अंदर हमें दिखाया गया है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दी फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एलिमेंट्री केनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और इंटर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जबकि सेकंड पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड
एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट ये देखना है कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है जो मेन पार्ट्स हैं हमारे पास, वो है जी हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आ जाता है ये माउथ। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा माउथ। हम पार्ट्स को जो है वो लिख लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले जो है वो माउथ आ जाता है, जिसको हम स्टूडेंट ओरल कैविटी भी पढ़ लेते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ओरल कैविटी। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है हमारे पास पार्ट आ जाता है डेट इज कॉल्ड फेरंक्स। ठीक है, एलिमेंट्री के ना ओरल कैविटी के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है डेट इज कॉल्ड फेरंक्स। अच्छा, फेरंक्स के साथ अगर आप देखें तो फेरंक्स आगे एक लॉन्ग ट्यूब के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। ये जो लॉन्ग ट्यूब है स्टूडेंट, इसको हम क्या नाम देते हैं, एसोफेगस। अच्छा, याद रखिएगा बाज बुक्स में ना इसको ओ एसोफेगस भी लिखा होता है। तो ये लैंग्वेज का फर्क है, बाज में ब्रिटिश लैंग्वेज फॉलो की जा रही होती है, बाज में अमेरिकन लैंग्वेज फॉलो की जा रही होती है। तो ये सिर्फ लैंग्वेज का फर्क होता है, आप इसको एसोफेगस भी पढ़ सकते हैं, ओएसोफेगस भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वो आ जाता है जी हमारे पास स्टमक का। ठीक है, ये हमारे पास स्टमक आ गया, तो स्टमक को भी हम मेंशन कर लेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट जो पार्ट है डेट इज यहाँ से स्टमक जो है ये आगे कन्वर्ट होगा एक बलदार नाली में, जिसको हम कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, सॉरी ये नंबर 5 पे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हमारे पास आ गई स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद आप देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से एक बड़ी सी ये नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है दैट इज कॉल्ड एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा स्टूडेंट याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन हम इनको किस बेस पर कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना इसका डायामीटर कम होता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर जो है वो ज्यादा होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन डायामीटर हम एक को स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहे होते हैं और एक को लार्ज इंटेस्टाइन कह रहे होते हैं। हालांकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ ज्यादा होती है, लेकिन चूंकि डायामीटर कम है तो इसलिए डायामीटर के हिसाब से हमने इनके नाम जो है वो मेंशन किए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, और जिसमें फिर आखिरी जो है उसके बाद लास्ट में जी हमारे पास आ जाएगी एनस। ठीक है, ये वो पार्ट्स हैं जो एलिमेंट्री केनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। उसके बाद अगर हम स्टूडेंट्स बात करते हैं ग्लैंड्स की, तो हमारे पास सबसे पहले तो ये स्टूडेंट ये आ जाते हैं जी ये सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं। अच्छा, सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे मैं इनकी लेबलिंग जो है वो कर रहा हूँ। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास स्टूडेंट 3 टाइप के होते हैं। यहाँ ये वाला जो ग्लैंड आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्लैंड है इसको स्टूडेंट हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। मैं यहाँ पे चलें यहाँ पे हम लिखते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, पहले नंबर पे हमारे पास आ जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, अच्छा अब सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं ये 3 टाइप के हैं। ये वाले जो ग्लैंड है स्टूडेंट इनको हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देते हैं, आगे चल के इनको हम थोड़ा और डिटेल में भी पढ़ेंगे, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे करके जो है ग्लैंड मौजूद होता है इसको हम कहते हैं सब। इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास नंबर 1 पे पैरोटिड ग्लैंड है, नंबर 2 पे स्टूडेंट अगर हम आते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। ठीक है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इसको सब मैग्जिलरी ग्लैंड भी पढ़ते हैं, आल्सो कॉल्ड सब मैग्जिलरी ग्लैंड। ये पार्ट स्टूडेंट आपने याद रखने, यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं। और एक सवाल जो अक्सर आप कमेंट्स के अंदर कर रहे होते हैं कि जी आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए। स्टूडेंट के जो लेक्चर है इसी लेक्चर में एक एक वर्ड जो है ना उसको आपने खुद अपने नोट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है, आपने नोट्स खुद बनाने हैं। क्योंकि जब बनी बनाई चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी ना फिर आप लोग तैयारी नहीं करेंगे। जब आप लेक्चर पूरा सुनेंगे और उससे नोट्स तैयार करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें जो है वो तैयार हो जाएंगी। उसके बाद स्टूडेंट तीसरे नंबर पर ये जो ग्लैंड है हमारे पास इसको हम कहते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। क्या कहते हैं इसको हम, सब लिंगुअल ग्लैंड। तो पहले नंबर पर जो ग्लैंड्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, सॉरी एलिमेंट्री केनाल के साथ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ जुड़े होंगे उन्हें हम क्या नाम देते हैं, डेट आर सलाइवरी ग्लैंड्स। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर कौन से ग्लैंड्स होते हैं, तो वो होते हैं जी स्टूडेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। अब ये कहाँ पर होंगे स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली जो है ना ये पाए जाते हैं इन स्टमक। ठीक है, आगे चल के हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये मौजूद होंगे। फिर तीसरे नंबर पर जो हमारे पास जो ग्लैंड होगा जिसको हम लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी भी कहते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा लीवर। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये स्टमक के अंदर होंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होंगे और फिर उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा लीवर। फिर यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास यहाँ पर ये मौजूद है पेंक्रियाज, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। याद रखिए लीवर और पेंक्रियाज ये दोनों कनेक्टेड होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन के अपने अंदर भी जो है इंटेस्टाइन की इनर वॉल के अंदर भी जो है वो ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो टोटल ग्लैंड्स की अगर हम बात करें ओवरऑल तो 5 टाइप्स के ग्लैंड्स जो हैं वो पाए जाते हैं किसमें, या एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े होते हैं किसके साथ, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। ठीक है, अच्छा अब मजीद कुछ और चीजें आपने याद रखनी है कि ये जो हमारी एलिमेंट्री केनाल है, ठीक है,
एलिमेंट्री केनाल जो है, ये जो पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें माउथ है, फेरंक्स है, एसोफेगस है, स्टमक है, ये जो पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया एलिमेंट्री केनाल का। ठीक है स्टूडेंट, इसकी अगर हम बात करें ना इसकी लेयरिंग की, तो ये जो हमारी एलिमेंट्री केनाल है, ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, इसमें टोटल अगर हम बात करें ना, क्योंकि देखें ये पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे अगर हम एसोफेगस की, अब इस ये इसकी ये जो वॉल है, इसमें कितनी नंबर ऑफ लेयर्स जो है वो मौजूद होगी। ठीक है, अब याद रखिएगा नंबर ऑफ लेयर पूरी ट्यूब के अंदर सेम है, क्योंकि ये पूरी एक ही ट्यूब है जो माउथ से शुरू होकर जो है वो एनस तक जाती है। ठीक है, माउथ से शुरू होकर, ठीक है, ये लेट्स से मैं चले इसको ऐसे बना देता हूँ, ये ट्यूब है जो माउथ से शुरू होगी, ओरल कैविटी से शुरू होगी और एनस तक जाएगी। रास्ते में ये कई जो है कई किस्म के स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होगी, कहीं पर ये स्टमक में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, कहीं पर ये बलदार हालत में कन्वर्ट हो जाएगी जिसको हम इंटेस्टाइन्स का नाम देते हैं। तो ट्यूब की जो लेंथ है, डायामीटर है, शेप है, वो वेरी करेगी बिटवीन माउथ एंड इनस। ठीक है, अब ये जो पूरी ट्यूब है जिसको हम एलिमेंट्री केनाल कहते हैं, इसमें टोटल जो लेयर्स है ना वॉल के अंदर, ठीक है, एलिमेंट्री केनाल की जो वॉल है ना, इसमें टोटल जो लेयर्स होती है ना वो 3 लेयर्स होती हैं, 3 मेन लेयर्स होती हैं। बाज बुक्स में 4 भी लिखी होती हैं, लेकिन स्टूडेंट जो मेन लेयर्स है ना वो 3 ही हैं। और ये जो लेयर्स होती है ना इनको हम ट्यूनिक्स भी कहते हैं, दीज आर नोन एज ट्यूनिक्स। ठीक है, मेडिकल लैंग्वेज में, बायोलॉजी की लैंग्वेज में इन्हें हम ट्यूनिक्स का नाम भी देते हैं। ठीक है, चले हम इसको ऐसे समझते हैं, लेट्स से जी ये हमारे पास जो है ना, चले ये एसोफेगस है, लेट्स से ये एसोफेगस है, ठीक है, और ये हमारे पास आगे फिर जो है ये जे शेप स्ट्रक्चर स्टमक आ जाता है। ये फिर आगे पास आगे हमारे पास जो है वो इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। ये पूरी एलिमेंट्री केनाल है, ठीक है, आगे फिर माउथ वगैरह भी। अब इस वॉल को अगर हम स्टडी करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, फर्दर इसको मैग्नीफाई करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है। हमें पता चलेगा कि जी इसमें नंबर ऑफ लेयर्स जो हैं वो टोटल हैं जी 3। देयर आर 3 मेन लेयर्स जिनको हम क्या कह रहे हैं, ट्यूनिक्स का नाम दे रहे हैं। अच्छा, उन लेयर्स में अगर हम स्टार्ट करते हैं इनर साइड से, अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे अंदर वाली साइड पर हमारे पास, लेट्स से ये हमारे पास इनर लेयर है। ठीक है, ठीक है, अब ये इनर लेयर जो है, इस इनर लेयर को हम कहते हैं म्यूकोसा। इसको हम क्या कहेंगे, द इनर लेयर इज कॉल्ड म्यूकोसा। दिस वन इज इनर लेयर। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास जो सेकंड लेयर होगी, हमारे पास सेकंड लेयर आ जाएगी। अच्छा, अब ये जो सेकंड लेयर होगी, इसी सेकंड लेयर के अंदर ये जो सेकंड लेयर है, इस सेकंड लेयर को हम कहेंगे सब म्यूकोसा। ठीक है, सबसे इनर वाली जो है वो म्यूकोसा हो जाएगी, और उसके बाद कौन सी आ जाएगी, सब म्यूकोसा, ये आ जाएगी जी मिडल लेयर। अच्छा, इसी लेयर के अंदर जो है ना एक और पोर्शन भी आ जाता है, इसी के अंदर जो है ना एक और स्टूडेंट पोर्शन भी आ जाता है, और वो आता है जी मसल्स का। ठीक है, इसके आप उसको एक्स्ट्रा लेयर भी कंसीडर कर सकते हैं। बाज बुक्स में ना ये जो मसल्स यहाँ पे लेट्स से ये मसल की लेयर बना रहा हूं मैं, बाज में ना इस बाज बुक्स में इसको एक सेपरेट लेयर कंसीडर किया जाता है, तो उसमें फिर 4 लेयर्स बन जाती हैं। लेकिन बाज बुक्स में जो है वो 3 लेयर्स ही कंसीडर किया जाता है। तो ये जो मस्कुलर लेयर है ना, ये भी किस में आ जाती है, ये मिडल वन के अंदर ही आ जाती है, मस्कुलर लेयर, मसल्स भी होते हैं। ठीक है, अच्छा ये मस्कुलर लेयर में जो अब 2 किस्म के मसल्स होते हैं। अच्छा, पहले तो मसल्स 3 टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे कौन सी टाइप होगी, वो होगी स्मूथ मसल्स। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में स्मूथ मसल्स होंगे। इसमें इनर साइड पर आमतौर पर जो है वो स्टूडेंट सर्कुलर मसल्स होते हैं। ठीक है, मतलब अंदर वाली साइड पर सर्कुलर मसल्स होंगे, और आउटर वाली साइड पर जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो है वो मौजूद होंगे। ठीक है, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल की हम बात करें। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो है ना वो आ जाती है आउटर लेयर। ठीक है, सबसे बाहर वाली लेयर, ये जो आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर को हम कहते हैं डैट इज कॉल्ड सीरोसा। ठीक है, इस आउटर लेयर को हम क्या कहेंगे, डैट इज कॉल्ड सीरोसा। तो ये 3 मेन लेयर्स होंगी, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड सीरोसा। ये पूरे एलिमेंट्री केनाल में होंगी, चाहे आप बात कर लें एसोफेगस की, चाहे आप बात कर लें स्टमक की। जितने पार्ट्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं ना, माउथ हो गया, फेरंक्स हो गया, एसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन पूरे एलिमेंट्री ट्रैक के अंदर जो है ये 3 मेन लेयर्स जो है वो मौजूद होंगी, जिन्हें हम ट्यूनिक्स का नाम देंगे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट जो है ना, हम वन बाय वन चले हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट ओरल कैविटी से। ठीक है, यहाँ जिसको हम माउथ भी कहते हैं। ठीक है, चले आ जाते हैं जी ओरल कैविटी की तरफ। तो ये हमारे पास स्टूडेंट, चले मैं यहाँ पे जो है इसको ना मेन हेडिंग बना देता हूँ। ये हमारे पास जो है ना ओरल कैविटी है। ठीक है, पहला पार्ट जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ओरल कैविटी। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे देखें जी, ये हमारे पास डायग्राम जो है वो बनी हुई है ओरल कैविटी की। तो ओरल कैविटी में यहाँ पर देखें जी, अगर सब ये लिप्स मौजूद हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे जॉज हैं, फिर उसके बाद ओरल कैविटी के अंदर जो है वो लंबी सी जुबान भी होती है, लॉन्ग टंग है, फिर ये ऊपर पैलेट है। ठीक है,
ठीक है, पैलेट है। तो ये जो पार्ट्स है ना, यहाँ पे साइडों पे चीक्स भी जो है वो मौजूद होते हैं, फिर इन साइड जो यहाँ पर टीथ भी जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये सारे जो है ये मिलकर क्या करते हैं, ये सारे मिलकर जो है ओरल कैविटी जो है वो बनाते हैं। अच्छा, पैलेट में ना दो पार्ट्स होते हैं, इसका यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है ना ये हार्ड होता है, इसको हम कहते हैं हार्ड पैलेट। और ये वाला जो पार्ट है ना इसका ये कहलाता है सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, ये जो हमें लटकता हुआ नजर आ रहा होता है, ये जो बैक वाला पोर्शन होता है ना इसको हम कहते हैं पैलेट। और इसका ये जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं हार्ड पैलेट। ठीक है, ये नीचे यहाँ पर फिर एपिग्लोटिस, ये भी आगे पढ़ेंगे। बहरहाल ये ओरल कैविटी के पोर्शन नहीं है। सो ओरल कैविटी की अगर हम बात करते हैं तो ओरल कैविटी में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर एक और मेन चीज, ओरल कैविटी के अराउंड जो है ना हमें ग्लैंड्स भी मिलते हैं, जो अभी स्टूडेंट हमने कुछ ही देर पहले ऊपर जो है वो डिस्कस किए। चलें, अगर मैं उन ग्लैंड्स को थोड़ा सा डिस्कस करूं मजीद डिटेल के अंदर, तो हमने तीन किस्म के ग्लैंड्स जो हैं वो स्टूडेंट डिस्कस किए थे। पहला हमने, अगर मैं यहीं पर इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, तो सबसे पहले हमने पढ़े थे पैरोटिड ग्लैंड्स। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड्स हैं, मतलब ये जो हम स्लाइवरी ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं, थ्री टाइप्स के जो हमने ऊपर पढ़े थे स्टूडेंट, ये वाले इनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये जो थ्री टाइप्स के स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, थूक पैदा करते हैं, इनमें सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड्स हैं वो हमारे पास कौन से हैं, वो हैं जी स्टूडेंट्स पैरोटिड ग्लैंड्स। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ओरल कैविटी में जो पहली चीज हमें मिलती है, मतलब उसमें वैसे तो काफी सारे कंपोनेंट्स हैं ओरल कैविटी के, उसमें एक कंपोनेंट है ग्लैंड्स। तो उसमें पहले नंबर पर आ जाते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स आ जाते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। याद रखिएगा इसको, हम सब मैग्जिलर ग्लैंड, सब मैग्जिला ग्लैंड्स का नाम भी देते हैं, सब मैग्जिलरी ग्लैंड। और तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड्स। तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या आ जाते हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड्स जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, बारी बारी थोड़ा सा इनके बारे में ना मजीद हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड्स की अगर हम बात करते हैं, तो पैरोटिड ग्लैंड्स कहाँ पाए जाते हैं, इन फ्रंट ऑफ ईयर्स। ये कहाँ पाए जाते हैं, इन फ्रंट ऑफ ईयर्स। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ईयर्स मौजूद होते हैं। अच्छा, अब ये करते क्या है, ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन किस चीज के साथ, अमाइलेज के साथ। ठीक है, मतलब ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे, सलाइवा सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, और ओरल कैविटी के हिसाब से ये कहाँ पर मौजूद होंगे, तो ओरल कैविटी में स्टूडेंट ये ना यहाँ पे अगर मैं इस डायग्राम में बनाऊं तो ये यहाँ पे करके मौजूद होते हैं, तो मतलब बैक साइड पे, पीछे वाली साइड पर मौजूद होते हैं। पोस्टीरियर साइड ऑफ, आप ऊपर वाली डायग्राम में भी देख सकते हैं, पोस्टीरियर साइड ऑफ ओरल कैविटी जो है ये मौजूद होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स की बात करें, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, बिहाइंड जास। ठीक है, बिहाइंड जास पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जी प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा। ठीक है, ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं जिसमें क्या होगा, अमाइलेज होगा, प्लस क्या होगा, म्यूकस होगा। ठीक है, तो ये म्यूकस प्रोडक्शन में जो है वो इन्वॉल्व होंगे। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ओरल कैविटी के फ्लोर पे। फ्लोर मीन उसका जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे करके जो है ये मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। ठीक है, ये बातें याद रखनी। सब लिंगुअल ग्लैंड के बारे में याद रखिएगा, ये स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। लार्जेस्ट कौन से थे स्टूडेंट, पैरोटिड, और स्मॉलेस्ट कौन से हैं, सब लिंगुअल। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, बिलो टंग। ठीक है, ये हमारी जो लंबी जुबान होती है उसके नीचे जो है वो पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस सलाइवा विद म्यूकस ओनली। ठीक है, सलाइवा विद म्यूकस ओनली जो है प्रोडक्शन करते हैं। और ये भी कहाँ पे पाए जाते हैं, दे आर आल्सो प्रेजेंट। ये पहला पॉइंट हो जाएगा, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट हो जाएगा, और ये तीसरा पॉइंट ये कहाँ पे पाए जाएंगे, फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, सॉरी ओरल कैविटी। ठीक है, ये भी ओरल कैविटी के नीचे ही यहाँ यहाँ पे करके जो है ये मौजूद होते हैं। ठीक है, ये मैंने जस्ट पोजीशन बताई है, ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ओरल कैविटी के, अगर हम ओरल कैविटी में एक तो हो गए हमारे पास ग्लैंड्स, दूसरी जो मेन चीज होती है ना वो होते हैं जी टीथ, मतलब ये भी मौजूद होते हैं। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट टीथ की, सेकंड जो में कंपोनेंट होगा ओरल कैविटी का, अगर हम टीथ की बात करें तो ओवरऑल जो है आप जानते हैं कि दोनों जो जाज हैं, जो हमारा अपर जा है, अपर जा जो है उसमें भी 16 टीथ होते हैं। और जो लोअर जा है, मतलब दोनों जाज के अगर हम टीथ को मिलाते हैं तो हमारे पास टोटल कितने टीथ होते हैं, 32 परमानेंट टीथ जो है वो मौजूद होते हैं। 32 परमानेंट टीथ जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, 16 अपर जा में और 16 जो है वो लोअर जा में। ठीक है, अच्छा, इस परमानेंट टीथ में जो 20 हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं दे आर नोन एज मिल्क टीथ्स। 20 आर नोन एज मिल्क टीथ। ये भी याद रखिएगा कि मिल्क टीथ की तादाद जो है वो कितनी होती है, तो डेट आर 20। ठीक है,
अच्छा, और ये टीथ एम्बेडेड किसके अंदर होते हैं? ये धन से हुए होते हैं, एम्बेडेड इन गम्स। गम्स कहते हैं स्टूडेंट मसूड़ों को, ठीक है। गम्स के अंदर जो है वो कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, टीथ की अगर हम बात करें तो टीथ की जो है वो 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। अब वो 4 टाइप्स के जो टीथ हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसमें हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं इंसाइसर्स, ठीक है। सबसे फ्रंट वाले जो होते हैं वो इंसाइसर्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं केनाइंस, केनाइंस आ जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं प्री मोलर्स, और फिर सबसे आखिर में आ जाते हैं मोलर्स, ठीक है। ये 4 टाइप के टीथ जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं बोथ अपर जा में और लोअर जा में, इंसाइसर्स, केनाइंस, प्री मोलर्स और मोलर्स। तादाद की अगर हम बात करें तो इंसाइसर्स जो हैं ये 2 बाई 2 मौजूद होते हैं, ठीक है, ऑन ईच साइड, ऑन ईच साइड। जैसे लेट से जी ये अपर जा है, ठीक है, लेट से ये अपर जा है हमारे पास, तो अपर जा में जो है ना यहाँ पर टोटल कितने टीथ होंगे? 4 इंसाइसर्स होंगे। तो इसको ना हम क्या करते हैं, अपर जा को डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में। तो इसको 2 इधर आए, 2 इधर आए, तो इसको हम कहेंगे 2 बाई 2, ठीक है। तो टोटल अगर बात की जाए तो 4 इंसाइसर्स होंगे अपर जा में और 4 होंगे बिलो में। केनाइंस की अगर हम बात करें तो डेट इज 1 बाई 1, ठीक है। यहाँ पे करके जो है वो केनाइन होंगे, इस तरह केनाइंस होंगे। फिर उसके बाद प्री मोलर्स की अगर हम बात करें तो प्री मोलर्स होंगे 2 बाई 2, ठीक है। 2 इस साइड पे और 2 ही इस साइड पे, और लास्ट में आ जाएंगे मोलर्स डेट आर 3 बाई 3, ठीक है। 3 बाई 3, 3 इस साइड पे होंगे, 3 इस साइड पे होंगे, बन जाएंगे टोटल 16, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर हम एक साइड का फार्मूला देखते हैं तो ये हमारे पास बनता है 2 1 2 3। और अगर हम पूरे जा के बात करते हैं, पूरे जा की, तो अल्टीमेटली इस साइड के भी ऐड करने पड़ेंगे, तो ये बन जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास 4 2 4 6, ठीक है। ये हमारे पास 16 टीथ, इसको हम डेंटल फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है। 2 1 2 3 भी है और 4 2 4 6 भी है, ठीक है। 4 2 4 6 पूरे जा का है और 2 1 2 3 हाफ जा का है। ये बातें जो हैं ये आपने याद रखनी है जो आपको स्टूडेंट्स बताई जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम आते हैं थोड़ा सा ओरल कैविटी के फंक्शंस की तरफ। ओरल कैविटी के अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस में 4 जो हैं वो मेन फंक्शंस हैं ओरल कैविटी के। अब वो 4 फंक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ओरल कैविटी के फंक्शंस। तो ओरल कैविटी के कितने फंक्शंस हमने स्टूडेंट कहे? हमने कहा इसके 4 मेन फंक्शंस हैं। अब उन फंक्शंस को अगर हम देख लेते हैं तो वो फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो फंक्शंस में हमारे पास स्टूडेंट नंबर 1 पे जो फंक्शन है वो है जी सिलेक्शन ऑफ फूड, ठीक है। जैसे ही फूड हमारी ओरल कैविटी में दाखिल होगी तो सबसे पहला काम क्या होगा, उस फूड की सिलेक्शन की जाएगी, ठीक है। किस बेस पर? डिपेंडिंग अपॉन उसका जो उसका टेस्ट क्या है, डिपेंडिंग अपॉन के जी उसकी जो है उसकी सेंस ऑफ स्मेल जो है वो क्या है, और डिपेंडिंग अपॉन जो है कि उसका जो जायक उसकी जो टाइम है, ठीक है, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, और उसको फेल्ट किया जाएगा कि आया उसमें किसी किस्म का कोई हार्ड ऑब्जेक्ट या कोई हेयर, कोई बाल नुमा स्ट्रक्चर तो मौजूद नहीं है। तो अगर टेस्ट ठीक होगा, स्मेल भी ठीक होगी, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, तो उस फूड की क्या कर ली जाएगी? सिलेक्शन कर ली जाएगी। और टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हमारी टंग जो है, ठीक है। टंग जो है ये क्या है? ये एक मस्कुलर जो है वो ऑर्गन है। और इस टंग के ऊपर क्या पाए जाते हैं? इसके ऊपर पाए जाते हैं इट कंटेन्स, ठीक है, इसके ऊपर खास किस्म के सेल्स होते हैं, रिसेप्टर सेल, जिनको हम कहते हैं दीज आर नोन एज टेस्ट बर्ड्स। उनको हम क्या कहते हैं? टेस्ट बर्ड्स। फिलहाल इतना ही आपने याद रखना है। उसके बाद जब फूड की सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद क्या किया जाता है, ये जो हमारे टीथ्स होते हैं, ठीक है, स्पेशली स्पेशली जो मोलर टीथ्स होते हैं, इन मोलर टीथ्स की मदद से जो है वो क्या किया जाता है, फूड की जो है ना ग्राइंडिंग की जाती है, मतलब उस खुराक को चबाया जाता है। और चबा चबा कर जो है इस अमल को मैस्टिकेशन भी कहा जाता है। चबा चबा के उस खुराक को क्या किया जाता है, छोटे पीसीज के अंदर, स्मॉल पीसीज में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। इसके जो है ना फिर स्टूडेंट्स आगे ना 2 फायदे होते हैं। एक तो इसकी जो ये जो स्मॉल पीसीज होंगे ये क्या करेंगे, पास थ्रू एसोफेगस, ये जो हमारी खुराक की नाली होती है जो बड़ी बारीक सी होती है, उसमें से वो छोटे पीसीज जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो गुजर जाएंगे, ठीक है। दूसरा फायदा ये होगा कि जो स्मॉल पीसीज होंगे ना उनका सरफेस एरिया जो है ना वो लार्ज हो जाएगा। दे प्रोवाइड लार्ज एरिया फॉर एंजाइम्स टू अटैक। तो एंजाइम्स बड़ी आसानी से छोटे पीसीज पर अटैक कर सकेंगे, जिससे डाइजेशन में जो है फॉर एंजाइम एक्शन लिख लें, ताकि एंजाइम्स एक्शन जो है वो अपना प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें, ठीक है। से इसमें मेन इन्वॉल्वमेंट किसकी होगी? याद रखिएगा स्टूडेंट, मेनली जो है ना मोलर टीथ इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद ये जो इंसाइसर्स हैं, कटिंग के नाइन हैं, ये आमतौर पर खुराक की कटिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है जी लुब्रिकेशन, ठीक है। अब क्या होगा, जब खुराक को टीथ की मदद से जो है वो चबाया जा रहा होगा तो उस मूवमेंट की वजह से, दांतों के मूवमेंट की वजह से ओरल कैविटी के ये अराउंड, ये जो हमने 3 पेयर्स पढ़े हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, ये एक्टिव हो जाते हैं।
और इनके एक्टिव होने से क्या होता है, इनके एक्टिव होने से जो है सलाइवरी ग्लैंड जब एक्टिवेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। अब सलाइवा दो काम करता है, एक तो वो करता है लुब्रिकेशन, और लुब्रिकेशन के साथ साथ, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये दोनों काम सलाइवा ही बेसिकली परफॉर्म कर रहा होता है। और दूसरा क्या होता है, चूंकि सलाइवा के अंदर हमने ऊपर पढ़ा था एक एंजाइम होता है माइलेज, तो वो क्या करता है, डाइजेशन भी जो है वो करता है। ठीक है, और याद रखिएगा डाइजेशन सिर्फ किसकी होगी, कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होगी। और वो डाइजेशन जो होगी ना, वो भी सेमी डाइजेशन होगी। तो यहाँ पे बेहतर वर्ड था, हमें डाइजेशन की बजाय लिखना है सेमी डाइजेशन। ठीक है, सेमी डाइजेशन होगी। तो सलाइवा काम करेगा लुब्रिकेशन में और सेमी डाइजेशन में। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट्स की बात याद रखिएगा, अगर तो खुराक हम किसी प्लांट से ले रहे हैं तो आमतौर पे जो उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा ना, वो स्टार्च की फॉर्म में होगा। लेकिन अगर हम खुराक ले रहे हैं किसी एनिमल से, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट आमतौर पर होता है वो ग्लाइकोजिन होता है। तो स्टार्च और ग्लाइकोजिन दोनों ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। डिपेंड कर रहा है खुराक हम प्लांट से ले रहे हैं या एनिमल से ले रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों ही क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इन दोनों की क्या होगी, सेमी डाइजेशन होगी। ठीक है, सेमी डाइजेशन होगी। अच्छा, अब थोड़ा सा जरा हम सलाइवा की कंपोजिशन की तरफ आ जाते हैं। सलाइवा हमने पढ़ चुके हैं कि जी ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है सलाइवरी ग्लैंड से। ठीक है, अब ये सलाइवा जो है, इसमें क्या क्या मौजूद होता है, कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं, तो सलाइवा के अंदर जो है थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके जो है ना थ्री मेन जो है वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब वो जो थ्री मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसमें नंबर वन पे जो है ना स्टूडेंट, वो हमारे पास है वाटर और म्यूकस। ठीक है, वाटर और म्यूकस। ठीक है, वाटर और म्यूकस। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास वो है जी सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ये हमारे पास जो है वो मौजूद होता है सलाइवा के अंदर। और तीसरे नंबर पर अमाइलेज एंजाइम मौजूद होता है। इसको हम बाज बुक्स में इसको एक और नाम भी दिया जा रहा होता है, डेट इज नोन एज पिथियालिन। इसको हम पिथियालिन एंजाइम भी नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास है सलाइवा की कंपोजिशन, या आप कह लें ये हमारे पास क्या है, सलाइवा के जो है वो इंग्रेडिएंट्स हैं। देयर आर थ्री मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ सलाइवा। ठीक है, प्रोड्यूस बाय थ्री सलाइवरी ग्लैंड्स। अच्छा, अब ये फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करते हैं, तो फंक्शन की अगर हम स्टूडेंट बात करें, तो इसमें जो आमतौर पर वाटर और जो म्यूकस होता है, वाटर और म्यूकस क्या करते हैं, ये आपस में इकट्ठे होकर ये क्या करते हैं, दे हेल्प टू मॉइस्चर एंड लुब्रिकेट फूड। ये खुराक को क्या करते हैं, खुराक के साथ, वो जो खुराक के छोटे छोटे पीसेस होते हैं उनके साथ मिक्स होकर उनको क्या करते हैं, उनको सॉफ्ट बना देते हैं, उनको स्लिपरी बना देते हैं, ताकि उनको निगलने में जो है वो आसानी हो। सोडियम कार्बोनेट जो है, ये जो बेसिकली ये क्या करता है, ये एज ए एंटीसेप्टिक जो है वो काम करेगा। ठीक है, एंटीसेप्टिक काम करेगा। और इसके साथ साथ जो है ये क्या करेगा, इट स्टेबलाइज पीएच। ठीक है, फूड की जो पीएच है उसको भी क्या करेगा, एडजस्ट करने का काम करेगा। पटियालिन एंजाइम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या करेगा, ये खुराक में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्टार्च की शक्ल में हो सकते हैं या ग्लाइकोजिन की शक्ल में हो सकते हैं, उनकी क्या करेगा, सेमी डाइजेशन करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट, सेमी डाइजेशन करेगा। और सेमी डाइजेशन करके किस में कन्वर्ट करेगा, माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करेगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेमी डाइजेशन है। अब स्टार्च और ग्लाइकोजन याद रखिएगा स्टूडेंट, हम ना एक चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, उसमें हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की तीन टाइप्स होती हैं। एक होती है पॉलीसैकेराइड, उससे छोटे लेवल पर आ जाए तो हमारे पास होती है ओलिगोसैकेराइड, जिसमें फिर आगे एक टाइप आती है डाइसैकेराइड। ये डाइसैकेराइड है। ठीक है, इसमें जो टाइप दी गई है वो डाइसैकेराइड है। और आगे फिर मोनोसैकेराइड है। तो जो अगर पॉलीसैकेराइड कन्वर्ट होते हैं मोनोसैकेराइड में तो वो होगी कंप्लीट डाइजेशन। लेकिन चूंकि यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो हम इसको नाम देंगे डैट इज कॉल्ड सेमी डाइजेशन। के डाइजेशन जो है वो होगी तो जरूर कार्बोहाइड्रेट्स की, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा स्टूडेंट कि ये जो सलाइवा होता है, फ्रेश सलाइवा, जैसे ही ये हमारे माउथ के अंदर ओरल कैविटी के अंदर रिलीज होता है, तो इसकी जो पीएच होती है ना, वो होती है राउंड अबाउट 8। इसकी पीएच कितनी होती है, 8 होती है। लेकिन जल्द ही जब ये सलाइवा हमारे माउथ में आ जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होने की वजह से, क्योंकि बार बार ग्राइंडिंग की तरह माउथ ओपन हो रहा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के निकल जाने की वजह से इसकी जो पीएच होती है वो 8 से कम होकर किस पे आ जाती है, 6 पे आ जाती है। तो ये भी आपने जो है वो याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ओरल कैविटी से मुतल्लिक कुछ चीजें थी जो कि आपने लाजमी याद करनी है। और एक और चीज याद रखिएगा, जब ओरल कैविटी से ये चारों फंक्शंस परफॉर्म हो जाएंगे तो वो जो फूड होगी ना, अल्टीमेटली वो जो स्मॉल पीसेस होंगे फूड के, वो किस में कन्वर्ट होंगे, वो एक छोटे से अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू स्मॉल
एक छोटे से लुकमे में जो है वो कन्वर्ट होंगे। उस छोटे से लुकमे को हम स्टूडेंट क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे डैट इज नोन एज बोलस। ये याद रखिएगा। मतलब ओरल कैविटी की अगर हम बात करें ना, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ये है लेट्स से ये ओरल कैविटी है, तो ओरल कैविटी में एंटर क्या हो रही है, ओरल कैविटी में एंटर हो रही है फूड, और ओरल कैविटी से आगे ओरल कैविटी में फूड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बोलस में। अब जो स्टूडेंट ये जो बोलस होगा ना, ये बोलस क्या करेगा, ये बोलस ओरल कैविटी से लेट्स से ये बोलस बन चुका है। अब ये जो बोलस होगा ना, ये ओरल कैविटी से जाएगा किसमें, सेकंड पार्ट के अंदर, जिसको हम कहेंगे फेरेंक्स। ठीक है, ओरल कैविटी का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओरल कैविटी क्या करेगी, खुराक को बोलस में कन्वर्ट करेगी, और बोलस में कन्वर्ट करने के बाद अब वो खुराक किसमें जाएगी, वो स्टूडेंट जाएगी फेरेंक्स के अंदर। वो स्टूडेंट खुराक किसमें जाएगी, फेरेंक्स के अंदर जो है वो जाएगी। अब फेरेंक्स जो है ना, यहाँ पर ये क्या करेगा, खुराक की स्वालोविंग में जो है वो हेल्प करेगा, उसको निगलने में जो है वो मदद देगा। तो यहाँ पर जो है ना, हम क्या करते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये कुछ डायग्राम्स हमने बनाई है। चले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पर हम हेडिंग बना लेते हैं, इवेंट्स ऑफ स्वालोविंग। ठीक है, और इसमें फेरेंक्स जो है ना, वो बेसिकली मेन फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, फेरेंक्स मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप स्वालोविंग के इवेंट्स की तरफ आए ना, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें ना कुछ चीजें याद रखनी है। इसमें सबसे पहले तो हमने देखना है कि स्वालोविंग के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ माइनर पार्ट्स भी होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो कि इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट की अगर हम बात करें, तो हमारी लंबी जुबान जो है वो, टंग जो है वो इन्वॉल्व होगी। फिर टंग के साथ साथ जो है, यहाँ पर जो है वो हमारे पास सॉफ्ट पैलेट, आपको याद है हमने कहा था ये आगे वाला पोर्शन हार्ड पैलेट होता है, ये जो पीछे वाला पोर्शन जो हमें लटकता हुआ भी कुछ हिसाब उसका नजर आ रहा होता है, उसको हम कहते हैं सॉफ्ट। सॉफ्ट पैलेट की इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, इसके साथ साथ जो है यहाँ पर एपिग्लोटिस। ठीक है, अब ये एपिग्लोटिस क्या होता है, एपिग्लोटिस यहाँ पर स्टूडेंट अगर आप देखें, तो ये जो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जिसको मैं, चले मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कलर हम यूज करते हैं, जो थोड़ा प्रोमिनेंट है, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना स्टूडेंट, ये है जी ट्रैकिया, विंड पाइप, सांस की नाली। तो ये ऊपर है नेजल कैविटी, ये नेजल कैविटी है। ठीक है, ऑरल कैविटी के बिल्कुल ऊपर नेजल कैविटी होती है। तो एयर का फ्लो यहाँ से दिखाया गया, तो एयर नेजल कैविटी से होती हुई जो है यहाँ से फेरेंक्स को क्रॉस करती हुई, फेरेंक्स को क्रॉस करती हुई आएगी किसमें, ट्रैकिया में। तो ट्रैकिया जो है ना, ट्रैकिया, ट्रैकिया की ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है, ठीक है, ये जो ओपनिंग है ना, इसको हम कहते हैं ग्लोटिस। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोटिस। और इस ग्लोटिस के ऊपर ये आप देख रहे हैं, ये जो आपको ये फ्लैप सा नजर आ रहा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट एपीग्लोटिस। इसको हम क्या कहते हैं, एपी, चूंकि ग्लोटिस के ऊपर होता है इसलिए हम इसको कहते हैं एपीग्लोटिस। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे फूड है। ठीक है, अच्छा, अब तो एपीग्लोटिस की इन्वॉल्वमेंट हमने पढ़नी है। फिर इसके साथ साथ एक और स्ट्रक्चर भी यहाँ पर इंक्लूड होगा। सॉरी, यहाँ पर हम कलर जो है वो चेंज कर रहे हैं दोबारा। एक और स्ट्रक्चर भी हमारे पास इन्वॉल्व होगा, एंड दैट इज नोन एज लेरंग्स। लेरंग्स की भी जो है वो काफी हद तक जो है वो इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, अब ये लेरंग्स क्या है, तो इसको भी जरा डिस्कस कर लें। ग्लोटिस भी खैर होगा, ग्लोटिस को भी लिख लेते हैं यहाँ पर। मतलब ये सारे पार्ट्स आएंगे ड्यूरिंग स्वालोविंग के अंदर, हम इनको डिस्कस लाजमी करेंगे। तो यहाँ पर ये जो इसका ऊपर वाला जो ये जो ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया का ये ट्रैकिया, सॉरी यहाँ से ट्रैकिया शुरू हो रहा है, इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, यहाँ पे कुछ फाइबर्स होते हैं, कुछ बैंड्स होते हैं, जिनसे साउंड प्रोड्यूस होती है। इस हिस्से को हम कहते हैं लैरंक्स, या वॉइस बॉक्स भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये वो सारे पार्ट्स होंगे जो इन्वॉल्व होंगे। अब swallowing के दौरान कौन कौन सी चेंजेस आएंगी, इनको नाम मैं स्टूडेंट यहाँ पे ना थोड़ा सा दोबारा ये जो हमने लेबलिंग की इसको रिमूव कर रहा हूँ, ताकि हमें swallowing के इवेंट्स को समझने में जो है वो आसानी हो। ठीक है, कि हम खुराक को निगलते कैसे हैं, कौन कौन सी चेंजेस जो हैं वो इस दौरान जो है वो रूनुमा होती हैं। सो अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारी ये जो टंग होगी, अब देखें ये जो है ना, ये हमारे पास ये टंग है। ठीक है, और टंग के ऊपर ये क्या मौजूद है, ये मौजूद है स्मॉल पीस ऑफ फूड, जिसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया था, बोलस में। हमने पढ़ा था ओरल कैविटी में फूड को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, बोलस में। अब इस बोलस को, इस फूड को क्या किया जाएगा, पीछे की तरफ धकेला जाएगा, मतलब इसको निगलने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट याद रखेंगे, ट्रैकिया के साथ, ये तो हमारे पास ट्रैकिया है ना, विंड पाइप है, सांस की नाली, लेकिन इसके साथ आप देखें ये एक छोटी सी नाली भी जो है वो लगी हुई है, ये वाली जो नाली है, ठीक है, ये वाली, इसको हम कहते हैं डेट इज कॉल्ड एसोफेगस। ठीक है, ये जो आगे फिर कन्वर्ट होगी लॉन्ग ट्यूब में, जिसको हम एसोफेगस का नाम देते हैं। ये दरमियान में अल्टीमेटली ये एसोफेगस है, और ये साथ में क्या है, ट्रैकिया है। ठीक है, तो एसोफेगस और ट्रैकिया जो है ये साथ साथ मौजूद होते हैं। तो ये तो एयर का फ्लो दिखाया गया कि एयर नेजल कैविटी से फेरेंक्स में आएगी, और फेरेंक्स से ये ग्लोटिस को क्रॉस करती हुई विंड पाइप में जो है वो चली जाएगी। लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पे फूड को पास करना है, जो बोलस की फॉर्म में। तो फूड क्या करेगी स्टूडेंट, यहाँ पर ना बोलस जो होगा, जो ये क्या करेगा, ये आएगा, ये भी आएगा फेरेंक्स में, लेकिन ये फेरेंक्स से ना ये किस में जाएगा, ये जाएगा एसोफेगस में। इस दौरान क्या होगा, इस विंड पाइप को जो है वो बंद किया जाएगा। वो कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले क्या होगा, अगर हम इवेंट्स की बात कर लेते हैं, तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारी टंग होगी वो क्या करेगी, हमारी टंग जो है ना अपवर्ड मूव करेगी, मूव अपवर्ड। ठीक है,
ऊपर की तरफ मूव करेगी, अपवर्ड, एंड इसके साथ साथ जो है क्या करेगी, मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, फूड, टंग जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी और साथ ही साथ पीछे की तरफ भी मूव करेगी, ताकि वो जो बोलस है ना उसको क्या किया जाए, पीछे की जानिब धकेला जाए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब टंग ऊपर की तरफ मूव करेगी और बैकवर्ड मूव करेगी तो वो बोलस को क्या करेगी, पीछे की तरफ पुश करेगी। ठीक है, फोर्स, जिससे क्या किया जाएगा, धकेला जाएगा बोलस को बैक टू ओरल कैविटी, ताकि खुराक को ओरल कैविटी के पीछे की तरफ जो है वो धकेला जाए, किसके अंदर, इन टू द फेरेंक्स। ठीक है, तो सबसे पहले टंग जो है ये अपना रोल प्ले करेगी। अच्छा, इस दौरान क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, जब ये टंग पीछे की तरफ आएगी, बोलस को पीछे की तरफ धकेलेगी, तो ये जो पैलेट, ये जो फूड होगी, ये टकराएगी सॉफ्ट पैलेट से, जिससे आप देखिए सॉफ्ट पैलेट जो है ना, ये क्या हो जाएगा, इसकी पोजीशन चेंज होगी। अगर इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करूं, इसको मैं अगर थोड़ा सा और क्लियर करूं, तो यहां पर आप देखें स्टूडेंट के जी, हमारे पास टंग ऊपर की तरफ मूव करेगी और पीछे की तरफ मूव करेगी, ताकि बोलस को पीछे धकेला जाए। अब जब बोलस पीछे की तरफ आएगा ना, तो ये बोलस टकराएगा किसके साथ, सॉफ्ट पैलेट। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, सॉफ्ट पैलेट है। तो सॉफ्ट पैलेट क्या करेगा, ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा। ये यहां से आप देखें, यहाँ पे डाउनवर्ड पोजीशन में, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा, इस तरह, जो कि आप देखें इस सेकंड डायग्राम के अंदर दिखाया गया। यहाँ पर आप देखिए पैलेट जो पहले डाउनवर्ड था इस डायग्राम के अंदर, वो आप देखिए पैलेट अब फ्रंट वाली साइड पर जो है वो आ गया है। तो सॉफ्ट पैलेट जो है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे कि जो सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट चेंज पोजीशन। ठीक है, क्यों, बोलस के टकराने की वजह से सॉफ्ट पैलेट अपनी पोजीशन चेंज करेगा, जिससे आप देखिए स्टूडेंट नेजल कैविटी जो है ना बंद हो गई है। ठीक है, जिससे आप देखिए एयर जो है वो कुछ टाइम के लिए, फॉर मिली सेकेंड्स जो है वो एंटर नहीं हो सकेगी। ठीक है, चेंज पोजीशन एंड क्लोज, और क्या कर देगी, नेजल कैविटी को क्या कर देगी, बंद कर देगी। ठीक है, फॉर मिली सेकेंड्स, मिली सेकेंड, क्योंकि फेरेंक्स को क्लोज, यहाँ पे नेजल कैविटी को बंद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि याद रखिएगा स्टूडेंट, फेरेंक्स वो रास्ता है जहां से एयर ने भी पास होना है और यहीं से फूड ने भी पास होना है। अब एट ए टाइम एक ही चीज जो है वो यहां से गुजर सकती है, तो चूंकि अब फूड को जो है वो फेरेंक्स से गुजार कर एसोफेगस में एंटर करना है, तो नेजल कैविटी को यहाँ पे कुर्बानी देनी पड़ेगी कुछ टाइम के लिए, मिली सेकंड्स के लिए उसको क्या किया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, इस दौरान तीसरी चीज क्या होगी, आप देखिए यहाँ पर ना, ये हमारे पास था, ये हमारे पास था एपिग्लोटिस। तो ये जब बोलस आएगा ना नीचे की तरफ, तो ये आएगा एपिग्लोटिस के ऊपर गिरेगा। एपिग्लोटिस आप देखिए, जिससे क्या होगा, एपिग्लोटिस बिकम डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ स्टूडेंट आ जाएगा। उससे क्या होगा, तो ये देखिए, ये जो ट्रैकिया है, इसकी जो ओपनिंग थी ग्लोटिस, ये क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मतलब हमारी जो सांस की नाली है ट्रैकिया, वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसके साथ साथ तीसरी चीज क्या होगी, टंग जो है वो क्या करेगी, जब खुराक को पीछे की तरफ धकेलेगी, तो इसके साथ साथ क्या होगा, टंग जो है ये क्या करेगी, हमारा जो एपिग्लोटिस है, टंग फोर्स करेगी एपिग्लोटिस को। अच्छा, याद रखिएगा, ये एपिग्लोटिस जो है ना, ये कार्टिलेज का फ्लैप होता है, ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर होता है, फ्लैप ऑफ कार्टिलेज, इसको भी क्या करेगी, फोर्स करेगी। जिससे ये क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे अपवर्ड पोजीशन में, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड पोजीशन में आ जाएगा, एक तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर जो है वो आ जाएगा। तो टंग क्या करेगी, फोर्स एपिग्लोटिस इनटू हॉरिजॉन्टल पोजीशन, या आप स्टूडेंट कह सकते हैं डाउनवर्ड कंडीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जिससे क्या होगा, क्लोज, क्लोज विंड पाइप, इससे विंड पाइप जो है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सांस की नाली जो है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे एपिग्लोटिस जो है ये ना सिर्फ बंद करेगा उसको, ट्रेकिया को, बल्कि ये फूड जो बोलस है उसको एक डायरेक्शन भी देगा कि वो सिर्फ किस में जाए, किस में एंटर हो, एसोफेगस के अंदर ही एंटर हो। अच्छा, इसके साथ चूंकि हमने कहा था ये एसोफेगस का ये जो हिस्सा है, कार्टिलेज, कार्टिलेज का लैरिंक्स जिसको हम कहते हैं, तो ये जब एपिग्लोटिस अपनी पोजीशन चेंज करती है ना, तो ये जो इसके साथ लैरिंक्स होता है ना स्टूडेंट, ये थोड़ा सा अपवर्ड मूव करता है। अगर आप गौर कभी करें, तो जब हम खुराक को निगलते हैं, तो हमारी नेक में ना एक स्ट्रक्चर होता है जो थोड़ा सा बाहर को निकला होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इस बाहर निकले हुए स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे करके जो है वो लैरिंक्स मौजूद होता है। तो वो लैरिंक्स क्या करता है, ऊपर की तरफ जो है वो मूव करता है। ठीक है, लैरिंक्स मूव अपवर्ड। तो ये ना कुछ चेंजेस होंगी, वो चेंजेस क्या क्या हमने पढ़ी, कि जी सॉफ्ट टंग ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ मूव करेगी, पहली पहली मूवमेंट हमने टंग से रिलेटेड पढ़ी। फिर दूसरी क्या होगी, ये जो सॉफ्ट पैलेट होगा ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा। फिर तीसरा हमने क्या पढ़ा, एपिग्लोटिस जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। फिर हमने कहा कि लैरिंक्स जो है ये क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। तो इन तमाम चेंजेस के नतीजे में जो है वो अल्टीमेटली फूड जो होगी, जो बोलस की फॉर्म में होगी, वो फेरेंक्स से होती हुई वो किस में चली जाएगी, वो चली जाएगी, फूड फेरेंक्स से होती हुई किसमें चली जाएगी, अब वो चली जाएगी एसोफेगस में। और एसोफेगस क्या है, डेट इज द थर्ड पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जरा आगे आ जाए, ये जो फूड अब आएगी किस में, फेरेंक्स से
किसमें आ जाएगी, एसोफेगस में। ये देखें जी, ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है जो कि बंद हो गया था ड्यूरिंग swallowing, और ये हमारे पास क्या है जी, ये आ गया हमारे पास, ये अब एक लॉन्ग सी ट्यूब जो है वो स्टार्ट होगी, या ये जो ट्यूब है हमारे पास, ये क्या है स्टूडेंट, इसका नाम है एसोफेगस। ठीक है। अच्छा, अब जरा गौर करें आप, एसोफेगस में ना यहाँ पे इसके स्टार्ट में ये एक स्फिंक्टर लगा हुआ है, ठीक है, एक वॉल लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं एसोफेजियल स्फिंक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, एसोफेजियल स्फिंक्टर। और यहाँ पे करके भी ना फिर एक स्फिंक्टर होता है जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, इसको कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। यहाँ पे एक और चीज एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, इसमें टोटल 6 स्फिंक्टर्स होते हैं। ठीक है, जो हम आगे चल के वन बाय वन जो है वो देखते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। देयर आर टोटल 6 स्फिंक्टर्स इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें आपने यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है स्फिंक्टर की, डेट इज एसोफेजियल स्फिंक्टर। तो फूड क्या करेगी जो कि बोलस की फॉर्म में है, ठीक है, ग्रीन फॉर्म में हमने देखा, वो बोलस अब क्या करेगा, वो एंटर होगा जी एसोफेगस में। ठीक है। अब एसोफेगस जो है, इसकी दीवारों के अंदर हमने पढ़ा था स्मूथ मसल्स होते हैं। तो क्या होगा, स्मूथ मसल्स जो है ना बारी बारी क्या करेंगे, अब जहां पे फूड मौजूद होगी वहां पे मसल्स क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, और जहां पे फूड नहीं होगी वहां पे मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि फूड जब एंटर होगी ना, फूड एंटर होगी एसोफेगस में, तो एसोफेगस की दीवारों के अंदर जो स्मूथ मसल्स होंगे, उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के नतीजे में एक वेव लाइक्स जो है, एक फोर्स क्रिएट होगी, जो उस फूड को क्या करेगी, नीचे की तरफ जो है वो पुश करती चली जाएगी। ये जो प्रोसेस होता है, इसको हम स्टूडेंट कहते हैं पेरिस्टालसिस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस क्या है, अगर पेरिस्टालसिस की डेफिनेशन पूछी जाए, क्योंकि जो फूड है ना, फूड ने मूव करना है अब पेरिस्टालसिस के जरिए। अच्छा, एक चीज स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो पेरिस्टालसिस है ना, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसोफेगस से। तो ये पेरिस्टालसिस जो है, ये एसोफेगस से स्टार्ट होगी, और एंड कहाँ पर होगी, तो ये एंड होगी एट इनस। ठीक है, मतलब लास्ट पोर्शन तक जो है ये जाएगी एसोफेग, क्योंकि खुराक ने एसोफेगस से अब मूवमेंट शुरू होनी है। अब खुराक फिर आगे स्टमक में मूव करेगी, फिर इंटेस्टाइन में मूव करेगी, और अल्टीमेटली एनस तक जाएगी। तो ये जो पेरिस्टालसिस जो है ना, ये पेरिस्टालसिस है क्या, चले पहले पेरिस्टालसिस की डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। पेरिस्टालसिस जो है ना स्टूडेंट, असल में इसको हम कहते हैं डेट इज अल्टरनेट, अगर मैं इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखता हूं, तो डेट इज अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एंड रिलैक्सेशन। मतलब पैर कभी कॉन्ट्रैक्शन होगी, कभी रिलैक्सेशन होगी। यहाँ पर आप देखें, कब यहाँ पे मसल्स जो है वो रिलैक्स हैं, यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हैं, फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हैं, फिर इसी तरह ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। तो बार बार अल्टरनेट वे में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगी। और ये कौन करेंगे, ये करेंगे जी एसोफेगस की दीवारों में मौजूद स्मूथ मसल्स। आपको याद है, हमने पढ़े थे 2 टाइप के स्मूथ मसल्स होते हैं, सर्कुलर भी होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी होते हैं। तो एसोफेगस यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, प्रेजेंट इन वॉल ऑफ एसोफेगस। तो एसोफेगस की दीवारों में, एसोफेगस की दीवार में जो स्मूथ मसल्स होते हैं, उनकी अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के नतीजे में क्या होता है, उसके नतीजे में एक वेव लाइक मूवमेंट पैदा होती है। ठीक है, एक वेव लाइक मूवमेंट क्रिएट होती है, और उसके नतीजे में क्या होता है, जो फूड है उसको क्या किया जाता है, फूड पुश डाउनवर्ड, फूड को नीचे की जानिब जो है वो क्या किया जा रहा होता है, पुश किया जा रहा होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस। अब अगर आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंडर करवाता चलूं, तो हमने पढ़ा था पूरे एलिमेंट्री केनाल में, जिसमें एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स आती हैं, पूरे एलिमेंट्री केनाल में स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं मिडल लेयर के अंदर। तो ये स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही होगी जो फूड को पेरिस्टालसिस वे में जो है वो क्या करेगी, डाउनवर्ड जो है वो मूव करवाएगी। अच्छा, एक तो हो गई पेरिस्टालसिस, लेकिन पेरिस्टालसिस के साथ साथ स्टूडेंट याद रखिएगा, एक और चीज भी है जो फूड को डाउनवर्ड ले जाने का काम करती है, और वो है जी हमारे पास ग्रेविटी। ठीक है, पेरिस्टालसिस के साथ जो सेकंड चीज हेल्प कर रही होगी ना, वो होगी ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी आप फिजिक्स में अक्सर पढ़ते हैं कि किसी भी चीज को क्या करती है, डाउनवर्ड जो है वो खींचती है, डाउनवर्ड लाने में जो है वो मदद देती है। तो ये ग्रेविटी क्या करेगी, आमतौर पर ये भी हेल्प करेगी, ये भी क्या करेगी, हेल्प करेगी, लेकिन आमतौर पे ये जो है ना, ये ज्यादातर हेल्प मटेरियल मूव डाउनवर्ड, ये भी मुख्तलिफ मटेरियल्स को नीचे की जानिब लाने में मदद करती है। लेकिन याद रखिएगा, स्पेशली लिक्विड्स के लिए हम ये चीज़ जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, लिक्विड, क्योंकि फूड जो है ना वो सॉलिड फॉर्म में होती है, तो इसकी मौजूदगी की वजह से ना मसल्स प्रॉपरली डिटेक्ट कर पाते हैं कि यहाँ पर एक सब्सटेंस मौजूद है, जिसके नतीजे में वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। लेकिन लिक्विड्स की मौजूदगी में आमतौर पर ग्रेविटी जो है ये इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही होती है।
सो ये भी आपने याद रखना है। ग्रेविटी की इन्वॉल्वमेंट होगी, लेकिन ग्रेविटी की इन्वॉल्वमेंट होती है ज्यादातर जब हम किसी लिक्विड मटेरियल को जो है वो स्वालो करते हैं। अच्छा, अब पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होती है ना, यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम पेरिस्टालसिस को थोड़ा और आगे इसको अगर हम डिस्कस करें, तो ये जो पेरिस्टालसिस है ना, ये मूवमेंट आमतौर पर होती है अप टू डाउन। ठीक है, ये नॉर्मल है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऊपर से शुरू होगी और नीचे की जानिब जो है वो जाएगी, ताकि फूड को नीचे की जानिब जो है वो धकेला जाए। लेकिन सम टाइम क्या होता है स्टूडेंट, कि बाज औकात जो है ना, स्टमक में किसी प्रॉब्लम की वजह से या एसोफेगस में किसी प्रॉब्लम की वजह से जो है ना, सम टाइम क्या हो जाता है, बाज औकात ये मूवमेंट जो है ना, ये रिवर्स हो जाती है। मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो हो जाती है। नतीजा क्या निकलता है कि फूड अपवर्ड मूव करती है। ये जो मूवमेंट होती है इसको हम स्टूडेंट फिर नाम दे देते हैं एंटी पेरिस्टालसिस। ठीक है, एंटी मीन अगेंस्ट, तो बाज औकात ये जो मूवमेंट होती है ना, ये रिवर्स हो जाती है। तो इस रिवर्स मूवमेंट को हम कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस। तो खुराक जो है वो फिर अल्टीमेटली ओरल कैविटी में आती है और अल्टीमेटली इट लीड्स टू वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग की शक्ल में जो है वो बाहर निकल जाती है। तो आमतौर पर एसोफेगस में या फिर स्टमक में किसी टॉक्सिक मटेरियल की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी किस्म की इरिटेशन की वजह से सम टाइम जो है ये मूवमेंट क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। और इस रिवर्स मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, एंटी पेरिस्टालसिस, जो फिर वॉमिटिंग का बायस जो है वो बन सकती है। ठीक है, वॉमिटिंग का बायस बन सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और कंडीशन हमने याद रखनी है, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट हंगर पैंग्स। ये हंगर पैंग्स क्या होते हैं, जब हमें भूख लगती है बहुत शदीद, जब हमें भूख लगती है तो एक खास किस्म की फीलिंग जो है वो हमें महसूस होती है। इस फीलिंग को हम कहते हैं हंगर पैंग। ठीक है, अब ये हंगर पैंग क्या है, ये असल में पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस ही होती हैं। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस। व्हाट आर हंगर पैंग्स? दीज आर पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस। और ये किस वजह से होती हैं? काज्ड बाय लो ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन ब्लड। जब हमारे ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मल से कम हो जाती है, या सिंपली अगर हम कहें जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल कम होता है, तो उसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। उससे फिर क्या होता है, जब ये पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन एक खाली डाइजेस्टिव सिस्टम में, खाली एलिमेंट्री कैनाल में जब ये पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, तो उससे क्या होता है, एक अनकंफर्टेबल एक सेंसेशन प्रोड्यूस होती है, एक फीलिंग जो है वो हमें महसूस होती है। इस अनकंफर्टेबल सेंसेशन को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज नोन एज हंगर पैंग। ठीक है, अब ये कब होगी, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जो है ये वेरी करता है। आमतौर पर जो हंगर पैंग्स हैं ये कब होते हैं? यूजली 12 to 24 आवर्स आफ्टर मील। ठीक है, खाने के 12 से 24 घंटे के बाद होते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये एवरेज है, ये पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन हिज लाइफ एक्टिविटी। ठीक है, अगर एक शख्स फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करेगा तो अल्टीमेटली जो है उसमें हंगर पैंग्स जो हैं वो जल्दी होंगे, बनिस्बत एक ऐसे पर्सन के जो बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करता है। अब आप देखें कि खुराक एसोफेगस, हम तो हमने पढ़ा कि खुराक जो है, फूड जो है वो एसोफेगस में मूव करेगी पेरिस्टालसिस के नतीजे में, और आखिरकार जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि वो फूड आखिरकार वो किस में चली जाएगी, वो चली जाएगी जी स्टमक के अंदर। तो स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो आ जाता है स्टमक। तो यहाँ पर हम बड़ी सी हेडिंग बना लेते हैं स्टमक की। ये हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट है किसका? एलिमेंट्री केनाल का। तो ये जी हमारे पास स्टमक की स्टूडेंट ये डायग्राम आ गई। अब इस डायग्राम को अगर आप देखें तो ये एसोफेगस है, एसोफेगस से आगे जहाँ ये आप देखें स्टमक पोर्शन शुरू हो गया है। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट के जो स्टमक होता है, इसको हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ जो है ना पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं। मुख्तलिफ स्टमक को हम मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए कार्डिया है। ठीक है, कार्डिया है जिसको येलो कलर से शो किया गया है। फिर उसके बाद जो है ये फंडस आ जाता है, फिर बॉडी आ जाती है, फिर उसके बाद जो है ये पाइलोरिक पोर्शन आ जाता है। तो हमने कई पार्ट्स जो है ना बेसिकली बनाए होते हैं किसके? स्टमक के। अच्छा, अब यहाँ पे मेन चीज जो आपने याद रखनी है, यहाँ पर स्टमक के पार्ट्स तो हो गए, इनको भी याद रखिएगा। यहाँ पर जो मेन चीज हमने याद रखनी है ना, स्टमक के फ्रंट पे जहाँ पे ये एसोफेगस और स्टमक, इसके जंक्शन पर, जंक्शन क्या होता है, जहाँ पे दो चीजें जो है वो आकर एक दूसरे के साथ मिल रही होती है, यहाँ पर ना एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर, क्योंकि ये स्फिंक्टर, ये वाल जो है ये बेसिकली कार्डिया वाले पोर्शन में होता है स्टमक, इसलिए इसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, और ये हार्ट के नजदीक भी होता है। और फिर ये आगे ड्यूडीनम, ये बेसिकली इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो एट स्टमक और इंटेस्टाइन के जंक्शन पर यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। चूंकि पाइलोरिक रीजन में होता है इसलिए इसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर का नाम जो है वो देते हैं। तो हम स्फिंक्टर्स की बात करें तो हमने ऊपर एक स्फिंक्टर पढ़ा था, तो ये भी हमारे पास स्फिंक्टर्स हैं जो आपने याद रखने हैं। तो जब वो खुराक जो हम पढ़ रहे थे कि पेरिस्टालसिस के जरिए जो है वो एसोफेगस में डाउनवर्ड आ रही होगी, तो यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ही ये कार्डियक स्फिंक्टर ओपन होगा, जो कि रिंग की शक्ल में होता है, और अल्टीमेटली जो फूड होगी वो किस में एंटर हो जाएगी?
स्टमक के अंदर जो है वो एंटर हो जाएगी। अच्छा, अब आपने स्टूडेंट याद रखना है, ये लेट्स से ये हमारे पास है स्टमक वॉल। अगर हम इस स्टमक वॉल को अंडर माइक्रोस्कोप जो स्टडी करते हैं ना, यहाँ पर ये यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास आ गई स्टमक वॉल। अब स्टमक वॉल में अगर आप देखें तो सबसे पहले जो है हमारे पास, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है हमारे पास, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, एंड देन हमने पढ़ी थी सिरोसा। ठीक है, सिरोसा सबसे बाहर वाली लेयर होती है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर सिरोसा जो है वो मेंशन नहीं है, दिखाया नहीं गया, तो यहाँ पे लेट से चले हम समझाने के लिए यहाँ पे बना देते हैं इसको। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगी सिरोसा। ठीक है, फिर सिरोसा चूंकि बाहर वाली लेयर को कहते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगी सब म्यूकोसा, मिडल लेयर को हम कहते हैं, यहाँ पे देखिए ये मसल्स मौजूद हैं स्टूडेंट, ये मसल हैं। और फिर सबसे इनर लेयर आ जाएगी, डेट इज कॉल्ड म्यूकोसा। तो देयर आर थ्री ट्यूनिक्स, ट्यूनिक्स हमने किसको कहा था, लेयर को हमने कहा था। तो ये स्टमक के अंदर यहाँ पर ये थ्री लेयर्स मौजूद हैं। अच्छा, अब इसमें जो मेन चीज है ना, यहाँ पर आप देखेंगे स्टमक की जो इनर लेयर है जिसको हम म्यूकोसा कहते हैं, इसको यहाँ पर मजीद मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। ठीक है, ये म्यूकोसा लेयर है। तो यहाँ पर ना इस लेयर के अंदर कुछ सेल्स पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे चीफ सेल्स लिखे हुए हैं, पेराइटल सेल्स लिखे हुए हैं, म्यूकस सेल्स लिखे हुए हैं। इनको मिलाकर हम स्टूडेंट क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। याद आया आपको कुछ कि हमने पढ़ा था सलाइवरी ग्लैंड्स के अलावा हमारे पास और कौन से ग्लैंड्स होते हैं, हमने पढ़ा था स्टमक के अंदर पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो यहाँ पे सारा रोल हमने इन्हीं का ही डिस्कस करना है। तो हम थोड़ा सा स्टमक के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद जो है वो फिर हम थोड़ा सा इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अब जो मेन चीजें स्टूडेंट, अब आपने ना साथ साथ नोट करते जाना है। हमारे पास जो मेन चीजें हैं, पहली बात तो ये कि स्टमक करता क्या है। स्टमक जो है ना, बारी बारी चीजें नोट डाउन करते जाइएगा। स्टमक जो है ना, ये एक इलास्टिक मस्कुलर बैग है। ठीक है, लचकदार, लचकदार हमारे पास क्या है, मसल से बना हुआ। कौन से मसल होंगे, स्मूथ मसल। एक थैली नुमा स्ट्रक्चर है, इलास्टिक मस्कुलर बैग है। और इसका काम क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, स्टमक के जो है ना आमतौर पे दो मेजर फंक्शंस हैं। अब वो दो मेजर फंक्शन कौन कौन से, एक तो इसका काम है फूड स्टोरेज करना, कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए फूड को क्या करेगा, स्टोर करेगा। और दूसरा जो मेन काम है ना इसका, वो है जी डेट इज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। लेकिन याद रखिएगा, प्रोटीन की जो डाइजेशन है ना वो कंप्लीट नहीं होगी। जैसे ऑरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई थी, तो यहाँ पे प्रोटीन की डाइजेशन भी कंप्लीट नहीं होगी। तो एग्जैक्ट जो फंक्शन होगा ना वो होगा सेमी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये दो आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, हमने कहा स्टमक क्या है, ये एक इलास्टिक मस्कुलर जो है वो बैग है। ठीक है, लचकदार मसल से बना हुआ एक थैली नुमा स्ट्रक्चर है। और जो है इसके फंक्शन हमने पढ़े कि फंक्शन इसके क्या हैं, एक तो फूड की स्टोरेज करना है फॉर सम टाइम, टेम्परेरी टाइम, और इसके साथ साथ क्या करना है, प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करना है। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे करके जो है ना, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। हमारे पास ना यहाँ पे होता है जी ऊपर वाली साइड पर, थोड़ा क्लियर करके बनाते हैं हम इसको। हमारे पास ना यहाँ पर ऊपर करके यहाँ पर होता है जी डायाफ्राम। ठीक है, यहाँ पे चेस्ट कैविटी वाला पोर्शन होता है, इसको हम कहते हैं डायाफ्राम। तो ये ना डायाफ्राम के, स्टमक की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे होता है। तो स्टमक कहाँ पर मौजूद होता है, स्टमक जो है स्टूडेंट मौजूद होता है ऑन लेफ्ट साइड। याद रखिएगा, ये लेफ्ट साइड पर होता है। ठीक है, पेट में, ये मिडल में नहीं होता, इट इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो ये हमारे पेट के अंदर, हमारे एब्डोमन में लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है। लेफ्ट साइड पर कहाँ मौजूद होता है, जस्ट बिलो डायाफ्राम, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम स्टूडेंट ये डायाफ्राम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। अच्छा, फिर अगर आप इसकी यहाँ पे शेप को अगर आप देखें ना, शेप, तो आपको क्या शेप नजर आ रही है, इस तरह आपको स्टमक नजर आ रहा है। तो इसकी जो शेप है ना वो क्या होती है, जे शेप होती है। स्टमक जो है वो क्या होता है, जे शेप होता है। और इसके अंदर जो है ना हमें 4 रीजन्स दिखाई देते हैं। मतलब हम स्टमक को क्या करते हैं, 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जो आपको स्टूडेंट मैंने सबसे पहले बताया था। ये कार्डिया वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, पहले नंबर पे आ गया हमारे पास कार्डिया। फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो आ गया फंडस। ठीक है, फंडस आ गया। फिर तीसरी वाला जो है, जो ब्लू पोर्शन से दिखाया है। फिर उसके बाद डायग्राम के अंदर ये जो आपको पिंक पिंक जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, डेट इज बॉडी। और उसके बाद जो है रेड वन मिक्स है। और उसके बाद जो है वो हमारे पास लास्ट पे जो है वो क्या है, डेट इज पाइलोरिक रीजन। ठीक है, पाइलोरिक रीजन। तो ये 4 मेन रीजन्स होते हैं जिसमें हम स्टमक को क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। अब ये सारी बातें जो है वो आपने याद रखनी है, नोट डाउन करनी है। फिर एक और चीज, यहाँ पर हमने कुछ स्फिंक्टर्स का भी जिक्र किया कि यहाँ पर जो है ना हमारे पास 2 किस्म के स्फिंक्टर्स हैं। एक हमने पढ़ा कार्डियक स्फिंक्टर है, ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा पाइलोरिक स्फिंक्टर है। मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, ये चलिए यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। एक हमने पढ़ा कार्डियक स्फिंक्टर, कहाँ पे मौजूद होता है स्टूडेंट, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। कार्डियक स्फिंक्टर होता है एसोफेगस, एसोफेगस और
किसके दरमियान, स्टमक के दरमियान, ठीक है। और स्टमक का कौन सा रीजन आएगा, बेसिकली कार्डिया वाला रीजन जो है वो आ जाएगा, ये से भी आ सकता है, एसोफेगस और कार्डिया के दरमियान। और दूसरा हमने जो स्फिंक्टर पढ़ा था वो था पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब ये पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ पर होता है, तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है बिटवीन स्टमक और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद नेक्स्ट पोर्शन जो हमने पढ़ना है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक का कौन सा रीजन होता है यहाँ पर, वो होता है पाइलोरिक रीजन। और इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है वो है ड्यूटीनम। अब ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, एमसीक्यूज इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा स्फिंक्टर पाइलोरिक रीजन और ड्यूटीनम के जंक्शन पर होता है, तो वो हमारे पास होता है कार्डिक स्फिंक्टर। तो स्टमक में दो स्फिंक्टर्स भी मौजूद होते हैं, एक कार्डिक स्फिंक्टर होता है स्टार्ट में, और एक पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है जो कि इसके एंड पोर्शन पर जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। उसके बाद उसके बाद आपने याद रखनी है ये नंबर ऑफ लेयर्स जो हैं, ठीक है, नंबर ऑफ लेयर्स की तरफ आ जाते हैं स्टमक वॉल में जो पाई जाती हैं। तो कितनी नंबर ऑफ लेयर हमने स्टूडेंट अभी लेबल की थी थोड़ी देर पहले, तो हमने लेबल की थी सबसे आउटर लेयर जिसको हम कहते हैं सीरोसा, ठीक है, सिरोसा। और याद रखिएगा ये जो लेयर है ना स्टूडेंट, साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा, ये जो लेयर है ना हमारे पास, ये किससे बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से जो है वो बनी होती है। फिर उसके बाद हमारे पास मिडल लेयर आ जाती है, ठीक है, जिसमें अल्टीमेटली ये यहाँ पर आप देखें, ये यहाँ पे जो है ना मसल्स भी मौजूद हैं, मसल्स भी मौजूद हैं। और फिर हमारे पास इनर लेयर आ जाती है म्यूकोसा। इसके अंदर क्या मौजूद है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर होते हैं थ्री टाइप के, मुख्तलिफ टाइप के इसमें सेल्स होते हैं, जिनको हम मिलाकर क्या कहते हैं, ग्लैंड्स का, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का नाम जो है वो देते हैं। अच्छा, अगर आप देखें स्टूडेंट, ये जो सब सिरोसा लेयर है, सिरोसा, ठीक है, ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर। इसमें क्या होता है, कुछ ना रिंकल्स पाई जाती हैं सिरोसा के अंदर, यहाँ पे ना कुछ इस तरह करके फोल्डिंग सी रिंकल्स सी होती हैं, इनको हम कहते हैं रेज। इनको हम क्या कहते हैं, रेज। यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि जो सिरोसा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिरोसा जो है इसके अंदर क्या होते हैं, कंटेन रिंकल्स। इसके अंदर कुछ रिंकल्स होते हैं कार्ड, उनको हम क्या नाम देते हैं, रेज, ठीक है, रेज का नाम देते हैं। और ये क्या करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया। ये स्टमक का सरफेस एरिया क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्टमक, स्टमक का सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं। अच्छा, अब ना स्टूडेंट जरा हम आ जाते हैं इन सेल्स की तरफ। ये जो सेल्स हमने पढ़े ना, ये जो पाए जाते हैं, ये जो म्यूकोसा लेयर है, इसमें आप देखें म्यूकोसा के अंदर ये आपको फोल्डिंग्स नजर आ रही, ये जो इनर लेयर है, ये जो फोल्डिंग्स है ना, इनको हम कहते हैं पिट्स, दीज आर नोन एज गैस्ट्रिक पिट्स। और ये जो गैस्ट्रिक पिट्स होती है ना, इसके अंदर जो है वो पाए जाते हैं फोर टाइप के सेल्स। इसमें लेबल तो यहाँ पे तीन ही हैं, यहाँ पे फोर टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। तो हमने ना यहाँ पे स्टूडेंट जो मेन चीज पढ़नी है वो है म्यूकोसा, क्योंकि ये जो हमने फंक्शन पढ़ा ना प्रोटीन की डाइजेशन जो है, इसमें मेन जो रोल होता है वो म्यूकोसा का ही होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हेडिंग बना लेते हैं, रोल ऑफ म्यूकोसा, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टमक। इसके रोल को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि म्यूकोसा के अंदर ये यहाँ पर ये क्या मौजूद है, ये इस तरह करके फोल्डिंग्स मौजूद हैं। इन फोल्डिंग्स को हम यहाँ पर क्या नाम दे रहे हैं स्टूडेंट, इनको हम नाम दे रहे हैं गैस्ट्रिक पिट। यहाँ से ना ये गैस्ट्रिक पिट्स क्या, दीज आर ओपनिंग्स, यहाँ से ये सेल्स ना अपनी जो सिक्रीशन है उनको क्या करते हैं, बाहर रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे पहली पहली चीज जो आपने याद रखनी है, म्यूकोसा से रिलेटेड जो पहली चीज याद रखनी है वो ये है कि म्यूकोसा जो है इसके अंदर क्या होते हैं, म्यूकोसा कंटेन मैनी न्यूमिरस, इसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो क्या होते हैं, ट्यूब लाइक क्या मौजूद होते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स, गैस्ट्रिक पिट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे ये एक ट्यूब ये हो गई और एक ये ट्यूब होगी, इन गैस्ट्रिक पिट्स। गैस्ट्रिक पिट्स हैं क्या असल में, दीज आर ओपनिंग्स, ये असल में क्या है, ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। यहां से वो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं अपनी सिक्रीशंस को बाहर भेजते हैं, ओपनिंग ऑफ, दीज आर ओपनिंग्स फॉर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, ओपनिंग्स फॉर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, इनमें कितने टाइप के सेल्स होते हैं, फोर टाइप्स, फोर टाइप्स के सेल्स होते हैं इन गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। अब ये जो फोर टाइप के सेल्स हैं वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट, वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जी, पहले नंबर पर जो है ना हमारे पास, पहले नंबर पर फर्स्ट जो है हमारे पास वो है जी म्यूकस सेल्स, जो आपने ऊपर डायग्राम में भी देखा स्टूडेंट, आप स्क्रॉल करके ऊपर देख सकते हैं म्यूकस सेल्स। इनको हम जो है गोबल सेल्स भी कहते हैं, गोबलेट सेल्स भी बास किताबों में लिखा था, गोबल सेल्स, ठीक है। सेकंड नंबर पर जो हमारे पास हैं वो है पेराइटल सेल्स, पेराइटल सेल्स, या इनको हम क्या कहते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड ऑक्जेंटिक सेल्स,
पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स भी पढ़ा जाता है इसको। फिर तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं जाइमोजन सेल्स। कौन से आ जाते हैं स्टूडेंट? जाइमोजन सेल्स, ठीक है। इनको हम चीफ सेल्स भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड चीफ सेल्स, ठीक है। और नंबर 4 पर हमारे पास आ जाते हैं एंडोक्राइन सेल्स, एंडोक्राइन सेल्स। तो ये जो म्यूकस सेल्स हैं, पेराइटल सेल्स हैं, जाइमोजन सेल, ये देखें जी, ये हमारे पास है जाइमोजन सेल जिसको चीफ सेल भी पढ़ती हैं, पेराइटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल भी आ गया, म्यूकस, इसके अलावा एंडोक्राइन सेल्स भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनके फंक्शंस हम देख लेते हैं कि ये जो 4 किस्म के सेल्स हैं, इन चारों को मिलाकर हम स्टूडेंट क्या नाम दे रहे हैं? दीज आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कहां पर पाए जा रहे हैं? इन म्यूकोसा ऑफ स्टमक। म्यूकोसा क्या है? स्टमक की सबसे इनर लेयर है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? म्यूकोसा का नाम दे रहे हैं। अब ये करते क्या है जी? म्यूकस सेल्स की स्टूडेंट अगर हम बात करें तो म्यूकस सेल्स क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस थिक म्यूकस। ये क्या करते हैं? थिक किस्म का म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। पेराइटल सेल्स क्या करते हैं? ये HCl की प्रोडक्शन करते हैं, HCl एसिड प्रोड्यूस करते हैं। जाइमोजन सेल्स क्या करते हैं? ये एक इनएक्टिव एंजाइम बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोड्यूस इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजिन, जिसको आप एपो एंजाइम भी कह सकते हैं, हमने एंजाइम वाले चैप्टर में पढ़ा था। और एंडोक्राइन सेल्स क्या करते हैं? ये स्टूडेंट ज्यादातर पाए जाते हैं पाइलोरिक रीजन में। ये क्या करते हैं? ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक हार्मोन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है। यहाँ पे एन आएगा, गैस्ट्रिन हार्मोन, ये भी याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूस गैस्ट्रिन हार्मोन। अच्छा, अब हम इनके जरा फंक्शंस की तरफ अगर हम आ जाएं तो फंक्शंस में क्या आएगा? ये जो म्यूकस है ये क्या करता है? ये फोरन, ये क्या करता है? इट कवर्स इनसाइड ऑफ स्टमक। ये स्टमक को अंदर से क्या करता है? फोरन, स्टमक को अंदर से फोरन कवर कर देता है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट देयर वॉल्स। ताकि क्या किया जा सके? स्टमक की वॉल्स को क्या किया जा सके? प्रोटेक्ट किया जा सके, टू प्रोटेक्ट स्टमक वॉल्स। अच्छा, ये क्या करेंगे? म्यूकस क्या करेगा? इट कवर्स इन साइड ऑफ स्टमक टू प्रोटेक्ट स्टमक वॉल्स। तो ये स्टमक की दीवारों को अंदर से प्रोटेक्ट करने के लिए उसको क्या करेंगे? कवरिंग का काम जो है वो करेंगे। किससे? फ्रॉम HCl, क्योंकि स्टमक के अंदर जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है HCl, आप जानते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्टमक वॉल्स को HCl से बचाने के लिए म्यूकस की प्रोडक्शन जो है वो होती है। अच्छा, अब HCl की अगर हम बात करें तो HCl क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? सबसे पहले तो ये क्या करता है? ये स्टमक के अंदर एसिडिक पीएच को मेंटेन करता है, मेंटेन एसिडिक पीएच। ये स्टमक के अंदर एसिडिक पीएच को मेंटेन करके रखता है अराउंड अबाउट 2 से 3 तक, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है? ठीक है, मेंटेन एसिडिक पीएच, ठीक है। इसके साथ क्या करता है? प्रोवाइड, ताकि ये क्या कर सके? एसिडिक एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सके, प्रोवाइड एसिडिक एनवायरनमेंट टू एंजाइम। ये आगे हम पढ़ेंगे वो कौन सा एंजाइम है जिसको एसिडिक एनवायरनमेंट जो है वो चाहिए होता है। इसके अलावा ये क्या करता है? फूड को सॉफ्ट करता है, सॉफ्टन फूड। प्लस उस फूड के अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं तो उनको क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग का काम जो है HCl करता है, क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो लो पीएच सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। और ये क्या करेगा? इट कन्वर्ट पेप्सिनोजिन, ये जो एंजाइम है ये इनएक्टिव एंजाइम है पेप्सिनोजिन, इसको किस में कन्वर्ट करेगा? इसको कन्वर्ट करेगा इनटू एक्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। अब ये जो पेप्सिन एंजाइम है ना, इसको चाहिए होता है एसिडिक एनवायरनमेंट। वो एसिडिक एनवायरनमेंट किसने प्रोवाइड करना है? वो प्रोवाइड करना है जी हमारे पास HCl ने, ठीक है, HCl ने। तो हम ये कह सकते हैं एक तरह से, स्टूडेंट इसको जरा कंटिन्यू कीजिएगा, यहां पर हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये जो पेप्सिनोजिन होता है, इस पेप्सिनोजिन एंजाइम को, जो कि इनएक्टिव एंजाइम है, इसको एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? तो इसको वो कन्वर्ट करता है जी HCl, ठीक है। HCl की वजह से ये सारा प्रोसेस होता है। अब ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? ये प्रोटीन्स की क्या करता है? हाइड्रोलिसिस करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन्स की क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। किस में? इन टू, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है इनटू पेप्टोन्स, ठीक है, मतलब शॉर्ट पोर्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं, या हम कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, या हम कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा यहाँ पे प्रोटीन्स जो होती है ना, यहाँ पे थोड़ी सी एडिशन करता चलो, प्रोटीन्स बनी होती हैं पॉलीपेप्टाइड से, ठीक है। यहाँ पेप्टोन्स की वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। और पॉलीपेप्टाइड्स जो है ये आगे बने होते हैं अमाइनो एसिड से। तो प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन चूंकि यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड्स में की जा रही है, लिहाजा इसको हम नाम देंगे सेमी डाइजेशन, ठीक है, जिसको आगे चल के फिर मजीद फर्दर ब्रेक किया जाएगा अमाइनो एसिड में, फिर हम उसको नाम दे देंगे कंप्लीट डाइजेशन का। अच्छा, गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है? तो ये हार्मोन जो है ये क्या करता है? ये गैस्ट्रिक,
ये क्या करता है, ये जो हमारे पास ये जो ऊपर सेल्स है ना, ये पेराइटल सेल्स, इनको एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट यहाँ कह लें स्टिमुलेट पेराइटल सेल्स, ये पेराइटल सेल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ताकि वो अपनी सिक्रीशन जो है वो कर सके। ठीक है, जिससे HCl की प्रोडक्शन होगी। और इसके साथ साथ ये क्या करता है, म्यूकोसल ग्रोथ का बायस बनता है। म्यूकसल ग्रोथ स्टमक के अंदर, ताकि HCl इन स्टमक के अंदर म्यूकोसल ग्रोथ का बायस बनता है। ये आपने चीजें जो है वो याद रखनी है। अच्छा, अगर हम स्टूडेंट थोड़ा मजीद, अगर हम थोड़ा और चीजों को जरा डिस्कस करते हैं यहाँ पर, तो हमने कहा था कि स्टमक क्या करता है, स्टमक क्या करता है, स्टमक फंक्शंस। तो मुझे ये बताएं कि स्टमक के हमने कितने फंक्शंस पढ़े थे। हमने स्टूडेंट्स दो फंक्शंस पढ़े थे। वो दो फंक्शंस कौन कौन से थे, एक तो हमने पढ़ा था कि स्टमक क्या करता है, स्टोर करता है खुराक को, या मील कह लें आप, स्टोर करता है खुराक को फॉर टेम्पोरेरीली, फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए खुराक को क्या कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, ये तो हो गया पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन स्टमक का क्या है, दूसरा फंक्शन स्टूडेंट वो है जी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। मैं वर्ड यहाँ पे यूज करूंगा सेमी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि एग्जैक्टली यही पर यही अप्लाई होता है। यहाँ पर प्रोटीन की डाइजेशन पॉलीपेप्टाइड्स में हो रही है, ना कि अमाइनो एसिड्स में। तो सेमी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, हम नॉर्मली यही कहते हैं कि स्टमक का काम प्रोटीन की डाइजेशन करना है, लेकिन प्रोटीन की डाइजेशन कंप्लीट नहीं होती, बल्कि प्रोटीन की जो डाइजेशन होती है स्टूडेंट, वो इनकम्प्लीट होती है, सेमी डाइजेशन होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो डाइजेशन है ना स्टमक के अंदर, जो डाइजेशन है, स्टमक जो है शोज, स्टमक में जो है ना दो किस्म की डाइजेशन होती है। स्टमक शोज, या नेक्स्ट हेडिंग में बना सकते हैं, स्टमक शोज टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन। स्टमक जो है ना उसमें दो किस्म की डाइजेशन जो है वो चल रही होती है। अब वो दो किस्म जो है, वो दो किस्म की जो डाइजेशन है वो कौन कौन सी हैं, तो उसमें एक तो हमारे पास आ जाती है, एक हमारे पास है जी केमिकल डाइजेशन। ठीक है, केमिकल डाइजेशन। और दूसरी आ जाती है हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन जो है, इसमें क्या होता है, केमिकल डाइजेशन के अंदर जो है हमारे पास अल्टीमेटली जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की मदद से हो रही होती है, जिसमें वो केमिकल सिक्रीट करते हैं। ठीक है, HCl हो गया, म्यूकस हो गया, ठीक है, एंजाइम्स हो गए, ये सारे जो हैं ये केमिकल डाइजेशन में जो है वो हेल्प करते हैं। जबकि मैकेनिकल डाइजेशन जो है स्टूडेंट, ये होती है मसल्स के जरिए। ठीक है, जो स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं स्टमक की वॉल के अंदर, मिडल लेयर के अंदर, उसकी वजह से डाइजेशन होती है। अब होता ये है कि जब खुराक एंटर होती है, जब खुराक एंटर, और ये जो मसल्स की जो मूवमेंट होती है इसको हम कहते हैं चर्निंग, कार्ड चर्निंग, इसको हम क्या कहते हैं, कार्ड चर्निंग। जब फूड एंटर होती है हमारे स्टमक में, तो स्टमक की दीवारों में जो मसल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना शुरू कर देते हैं। इनकी ये जो मूवमेंट है ना, इसको, इस अमल को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, स्टमक की दीवारों में जो मसल्स की मूवमेंट होती है इसको हम कहते हैं चर्निंग। ठीक है, इस चर्निंग के ना काफी सारे फायदे होते हैं। इस ये चर्निंग क्या होती है, इससे क्या होती है, एक तो ये होता है कि इससे हीट प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस हीट। ये क्या करती है, डैट कन्वर्ट बोलस, या ये क्या करेगी, डैट मेल्ट बोलस। हीट की वजह से क्या होगा, बोलस मेल्ट होगा, और मेल्ट होकर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इन टू अ सेमी सॉलिड मास। ठीक है, एक थिक सूप लाइक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे कार्ड काइन, कार्ड काइन। ये भी आपने पॉइंट याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट मैं रिवाइज करता चलूं, तो हमने पढ़ा था कि जी ओरल कैविटी जो है, ठीक है, फूड एंटर होती है ओरल कैविटी में, तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ओरल कैविटी में कन्वर्ट हो जाती है किसमें, बोलस में। ठीक है, ये बोलस फिर एस्फेरंग से गुजरा, एसोफेगस से गुजरा। अब ये बोलस जब एंटर होता है ना स्टमक में, तो जब बाहर निकलेगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, काइन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज भी याद रखिएगा, एक और चीज भी याद रखिएगा, यहाँ पर एक और टर्म हमने यहाँ पे पढ़नी है, हार्ट बर्न। हार्ट बर्न एक छोटा सा टॉपिक स्टूडेंट हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, हार्ट बर्न, या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू में इसको हम कहते हैं पायरोसिस। ठीक है, पायरोसिस। तो ये हार्ट बर्न, या ये जो पायरोसिस है, अब इसमें क्या होता है जी, ये पेनफुल बर्निंग सेंसेशन है। ठीक है, जलन सी महसूस होती है, पेनफुल बर्निंग सेंसेशन होती है। ठीक है, और ये कहाँ पर होती है, आमतौर पर चेस्ट, ठीक है, छाती के अंदर जो है वो हमें जलन सी जो है वो तेजाबियत सी जो है वो महसूस हो रही होती है। इसकी वजह क्या है, ड्यू टू बैक फ्लश ऑफ
उसकी वजह ये होती है कि बाज का ये जो काइम होता है ना, जो स्टमक के अंदर बनता है, ये क्योंकि इसमें एसिड भी होता है, ये जो एसिडिक काइम होता है ना, सम टाइम ये क्या करता है, बैक मूव करता है। ठीक है, एंटी पेरिस्टालसिस की वजह से भी हो सकता है कि ये स्टमक से होते हुए दोबारा एसोफेगस में आ जाए। अब एसोफेगस कहाँ पे होती है, छाती के अंदर होती है, चेस्ट के अंदर होती है, तो हमें तेजाबियत, जलन जो है वो महसूस होती है। अब इसकी वजह क्या है, इसके रीजंस की अगर हम बात करें ना वन बाय वन, तो रीजंस में हमारे पास सबसे पहले तो आ जाएगा हमारे पास रीजन नंबर वन में अगर हम देखें तो ओवर ईटिंग फैटनिंग फूड। अगर हम फैटी फूड का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा जो है लाइंग डाउन इमीडिएटली, ये भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी वजह है कि हम खाना खाने के फौरन बाद जो है वो क्या करते हैं, लेट जाते हैं। लाइंग डाउन इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, खाने के फौरन बाद लेटने से भी जो है ये बैक फ्लश जो है वो हो सकता है। इसके अलावा जो है अल्कोहल की कंज्यूमिंग से हो सकता है। ठीक है, कैफीन है, चाय में भी कैफीन होती है, और स्मोकिंग की वजह से भी ये चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, बर्निंग सेंसेशन। तो ये चीज़ें स्टूडेंट आपने याद रखनी है जो कि स्टमक से जो है वो रिलेटेड हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमने याद रखनी है कि स्टमक के अंदर जो है ये जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होती हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस ऑफ स्टमक, ठीक है, कब कम होनी है, रेगुलेट, कब कम सिक्रीशन की जाएगी, कब ज्यादा की जाएगी, रेगुलेट अंडर नर्वस प्लस हार्मोनल मैकेनिज्म्स, मतलब बॉडी में हार्मोन्स के जरिए और नर्वस सिस्टम के जरिए जो है गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कंट्रोल किया जा रहा होगा। कब गैस्ट्रिक सिक्रीशन ज्यादा करनी है, कब गैस्ट्रिक सिक्रीशन कम करनी है, ये पॉइंट भी आपने लाजमी याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, फिर एक और टर्म यूज की जाती है, डेट इज नोन एज, स्टूडेंट एक टर्म यूज की जाती है काइल, ये हमने काइन तो पढ़ी है। फिर इसी तरह ना एक और टर्म पूछी जा रही होती है सम टाइम, जिसको ये हम कहते हैं काइल। अब ये काइल क्या है, काइन तो हो गया सेमी सॉलिड मास होता है जो स्टमक के अंदर बनता है, ये काइल क्या है। काइल जो है ना, ये एक बेसिकली ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। ठीक है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। अब वो ग्रीक वर्ड कौन कौन सा है, बेसिकली वो ग्रीक वर्ड है काइलोस जूस। ठीक है, काइलोस जूस से ये वर्ड लिया गया है काइल। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मीन्स अ मिल्की, ठीक है, बॉडी फ्लूइड। ठीक है, ये बॉडी फ्लूइड होता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसकी कंपोजिशन में अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है वो लिम्फ होता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम में हम पढ़ेंगे, जैसे ब्लड होता है इसी तरह एक और फ्लूइड होता है, इसको हम कहते हैं लिम्फ। और एमल्सिफाइड फैट्स, ये भी आगे चल के हमने पढ़ना है, फैट्स जो हैं एमल्सिफाइड फैट्स। तो लिम्फ प्लस एमल्सिफाइड फैट्स, अब ये कहाँ पर बनती हैं, ये बनती हैं जी इन स्मॉल इंटेस्टाइन। टर्म हम आगे चल के यूज करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। बोलस हमने ओरल कैविटी में पढ़ा, काइम जो है वो हमने स्टमक में पढ़ा, और कायल जो है ये टर्म हम यूज करेंगे कहाँ पर, इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये टर्म हम यूज करेंगे, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे चल के हम जब विलाई वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे फैट्स और लिम्फ जो हैं ये इकट्ठे होंगे इन अ वेसल, इसको हम कहते हैं लैक्टियल। ठीक है, लैक्टियल, लैक्टियल क्या है, दैट इज आ लिम्फ वेसल। ठीक है, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे काइल, ये टर्म भी आपने लाजमी याद करनी है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। स्टमक के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है जी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर ये जी हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है। और स्मॉल इंटेस्टाइन को जब हम फर्दर मैग्नीफाई करके देखते हैं तो हमें यहाँ पर ये कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। जब हम इसको मैग्नीफाई करके देखते हैं तो ये हमें कुछ इसकी इनर लेयर, ठीक है, यहाँ पे ये आउटर लेयर है, फिर मिडल लेयर है, फिर इनर लेयर है। तो इनर लेयर में हमें कुछ फोल्डिंग्स नजर आती हैं, ये जो छोटी छोटी फोल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं, इन फोल्डिंग्स को हम क्या नाम देते हैं, दीज आर नोन एज विलाई। एक फोल्डिंग होगी तो विलस, और क्योंकि बहुत सारी हैं तो प्लूरल वर्ड विलाई। एक विलस को अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ गया स्ट्रक्चर ऑफ विलस। एक विलस चूंकि यहाँ पे शो की जा रही है, तो इसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है, ऊपर वाली साइड पर जो है ये हमारे पास होती है एपिथीलियम, सिलिएटेड एपिथीलियम होती है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, सिलिएटेड एपिथीलियम, और इसके अंदर क्या होती है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, ये एपिथीलियम हो गई पहला पोर्शन, एपिथीलियम, इसके अंदर क्या होती है, कैपिलरीज, और फिर ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, डेट इज लैक्टियल, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। ये हम दोनों भी जो है वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हम देखें तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट, अगर आप डायग्राम की तरफ आए तो ये जो रीजन आपने पढ़ा था पाइलोरिक रीजन या पाइलोरस रीजन, यहाँ से ही स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो शुरू हो जाती है। यहीं से हमारा फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक भी यहीं से ही हमारा शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ चीजें मेंशन कर देता हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये कहाँ कहाँ से शुरू होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पाइलोरस रीजन या पाइलोरिक रीजन भी आप इसको पढ़ लेते हैं, पाइलोरस रीजन ऑफ स्टमक। ये स्टमक के पाइलोरस रीजन से जो है वो शुरू होती है। ठीक है, ये काफी कन्वोलेटेड होती है, हाईली बहुत ही ज्यादा ये बलदार होती है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे बल्स आपको नजर आ रहे हैं। हाईली कन्वोलेटेड ट्यूब है, बहुत ही ज्यादा बलदार ये नाली होती है। इसकी अगर लेंथ की बात करें ना ओवरऑल, तो इसकी जो लेंथ होती है वो 6 से 7 मीटर होती है। 6 से 7 मीटर इसकी लेंथ होती है। और डायामीटर की अगर ये लेंथ हो गई, और अगर हम बात करें इसके डायामीटर की, तो इसकी जो मोटाई है वो होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। इसका क्या है, डायामीटर है। तो लेंथ इसकी है 6 से 7 मीटर, और डायामीटर इसका कितना होता है, डेट इज 2 to 4 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके साथ याद रखिएगा स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इट हैज 3 पार्ट्स, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो हिस्सा है वो है ड्यूडीनम। ड्यूडीनम। सेकंड जो होता है उसको हम कहते हैं जिजूनम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ड्यूडीनम, जिजूनम, और लास्ट जो पार्ट है ना वो इलियम है। और इसी इलियम का ही बेसिकली ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट आपको दिखाया जा रहा है, इलियम का। इलियम की जो इनर वॉल होती है ना, इलियम में जो इनर वॉल होती है, असल में उसके अंदर ये फोल्डिंग्स पाई जाती हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, जिसको हम विलस का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है, तो बारी बारी हम स्टम इंटेस्टाइन के जो तीनों पार्ट्स हैं ना, इनको तीनों जो लेयर्स हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें ड्यूडीनम की, सबसे पहले हम स्टमक का जो स्मॉल इंटेस्टाइन की का जो पहला पोर्शन है, दैट इज ड्यूडीनम, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो ड्यूडीनम है ना, इसके साथ ड्यूडीनम के साथ कुछ पार्ट्स भी लिंक होते हैं, कुछ ग्लैंड्स भी लिंक होते हैं। ड्यूडीनम के साथ कौन कौन से ग्लैंड्स लिंक होते हैं, तो इसमें स्टूडेंट याद रखिएगा, लीवर भी ड्यूडीनम के साथ ही कनेक्टेड होता है। ठीक है, लीवर जो है वो कनेक्टेड होता है। इसके साथ साथ जो है पेंक्रियाज, पेंक्रियाज भी ड्यूडीनम के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, पेंक्रियाज और लीवर, ये दोनों हमने पढ़े थे एसोसिएटेड ग्लैंड्स में, ये दोनों कनेक्टेड होते हैं किसके साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से के साथ, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ड्यूडीनम। अच्छा, अब जरा ड्यूडीनम को और इनको डिस्कस करते हैं। ड्यूडीनम की अगर हम बात करें, तो ड्यूडीनम जो है ये लैटिन वर्ड, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये फर्स्ट पार्ट है। दूसरी चीज, ये बेसिकली लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। अब वो लैटिन वर्ड क्या है, 12 फिंगर्स, 12 फिंगर्स जो है ब्रेथ इन लेंथ। ये सारी बातें आपने नोट डाउन करती जाना है। अच्छा, उसके अलावा ड्यूडीनम की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसकी जो शेप की अगर हम बात करें तो ये सी शेप होती है। सी शेप है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पाइलोरस से। स्टार्ट फ्रॉम पाइलोरस रीजन ऑफ स्टमक। स्टमक के आखिरी जो रीजन है, स्टमक में 4 रीजन हमने पढ़े तो उसमें आखिरी था पाइलोरस रीजन। लेंथ की बात करें तो 20 से 25 सेंटीमीटर जो है इसकी टोटल लेंथ होती है। 20 से 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और ये क्या करती है, इट रिसीव सिक्रीशंस। अच्छा, और ये दोनों जो सिक्रीशंस होंगी ना, ये सिक्रीशंस जो होंगी ये अल्कलाइन होंगी। कहाँ से आएंगी ये सिक्रीशंस, ये आएंगी जी लीवर से और पेंक्रियास से। ठीक है, मैंने बताया था कि लीवर और पेंक्रियास दोनों ड्यूडीनम से कनेक्टेड होते हैं। तो लीवर और पेंक्रियास से अल्कलाइन सिक्रीशंस आएंगी किसके अंदर, ड्यूडीनम के अंदर। ठीक है, ड्यूडीनम के अंदर आएंगी। और पेंक्रियास से जो सिक्रीशन आती है उसको हम कहते हैं पेंक्रियाटिक जूस, पेंक्रियाटिक जूस। और आमतौर पर लीवर से जो सिक्रीशन आ रही होती है उसको हम नाम दे रहे होते हैं स्टूडेंट बाइल का। तो हमने आगे बाइल के बारे में और पेंक्रियाटिक जूस के बारे में भी जो है वो पढ़ना है। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं पेंक्रियास। पेंक्रियास हमने कहा कि पेंक्रियास क्या करता है, ये ड्यूडीनम के साथ कनेक्टेड होता है। और ये क्या करता है, इट सेंड पेंक्रियाटिक, ये क्या करता है, सेंड पेंक्रियाटिक जूस टू ड्यूडीनम। और ये कब करेगा, व्हेन
व्हेन काइम एंटर्स फ्रॉम स्टमक, जैसे ही स्टमक से काइम एंटर होगा किस में, ड्यूडीनम के अंदर, तो क्या होगा, पेंक्रियास फौरन अपनी पेंक्रियाटिक सिक्रीशन भेजेगा जिसको हम कहते हैं पेंक्रियाटिक जूस। अब पेंक्रियास से जो सिक्रीशन है जो ड्यूडीनम के अंदर आती है, स्टूडेंट क्या नाम दे रहे हैं इसको हम, पेंक्रियाटिक जूस। अब इसके जो हैं इसके चार कंपोनेंट्स होते हैं पेंक्रियाटिक जूस के। इसके अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं, देयर आर फोर कंपोनेंट्स इन पेंक्रियाटिक जूस। फोर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेंक्रियाटिक जूस। तो हमारे पास वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमारे पास है अमाइलेज, ठीक है, ये हमने ओरल कैविटी में भी पढ़ा था, ठीक है। अमाइलॉप्सिन भी पढ़ते हैं इसको, आल्सो नोन एज अमाइलॉप्सिन। सेकंड याद रखिएगा, हमारे पास सेकंड जो कंपोनेंट है वो है जी लाइपेज एंजाइम होगा। तीसरे नंबर पर हमारे पास ट्रिप्सिन एंजाइम होगा। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा अगेन सोडियम बाइकार्बोनेट। दीज आर फोर कंपोनेंट्स ऑफ पेंक्रियाटिक जूस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अच्छा, अब ये कंपोनेंट्स करते क्या हैं, तो ये जो कंपोनेंट्स हैं इनमें अगर हम बात करें अमाइलेज की, तो ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है। अगेन ये क्या करेगा, हेल्प इन सेमी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़े थे, स्टार्च और ग्लाइकोजिन, ठीक है, और इनको कन्वर्ट करेगा इनटू माल्टोस, ठीक है। सेम जो फंक्शन ओरल कैविटी में ये एंजाइम कर रहा था वही सेम फंक्शन होगा किसके अंदर, ड्यूडीनम के अंदर, ठीक है। लाइपेज क्या करेगा, हेल्प इन, ठीक है, ये लिपिड्स की डाइजेशन करेगा, ठीक है, लिपिड्स की डाइजेशन करेगा। अब लिपिड्स के लिए हम फैट का वर्ड भी अक्सर यूज करते हैं, हेल्प इन फैट्स डाइजेशन। अच्छा, याद रखिएगा यहाँ पे जो डाइजेशन होगी ना वो कंप्लीट होगी, फैट्स कंप्लीट डाइजेशन होगी इनटू, फैट बने होते हैं दो चीजों से, फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से, ठीक है। तो उसके अंदर इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी, इसीलिए मैं वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कंप्लीट डाइजेशन का, ठीक है। ट्रिप्सिन की अगर बात की जाए तो ये क्या करता है, हेल्प इन प्रोटीन डाइजेशन। ये क्या करेगा, प्रोटीन की डाइजेशन करेगा। एक था पेप्सिन एंजाइम जो स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन करता है, और एक है ट्रिप्सिन एंजाइम जो ड्यूडीनम के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन करता है। और याद रखिएगा ये भी क्या होगी, सेमी डाइजेशन होगी, मतलब या तो प्रोटीन्स को कन्वर्ट करेगा पॉलीपेप्टाइड्स में या फिर पेप्टोन्स में, ठीक है, या फिर पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा। अच्छा, अब ट्रिप्सिन के बारे में कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे पेप्सिन था वो पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट हुआ था, इसी तरह ट्रिप्सिन जो है ये भी क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है, सिक्रीट इन इनएक्टिव फॉर्म। और वो जो इनएक्टिव फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं ट्रिप्सिनोजिन, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, ट्रिप्सिनोजिन का नाम जो है वो दे रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रिप्सिनोजिन होता है ना ये फिर एक्टिवेट होता है ट्रिप्सिनोजिन एंजाइम। ये फिर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कैसे होता है, ये कन्वर्ट होता है एक एंजाइम के जरिए, और वो जो एंजाइम है उसका नाम है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज, अब ये एंजाइम कहाँ से आ रहा होता है, तो ड्यूडीनम की जो वॉल है, ठीक है, लाइनिंग वॉल को कहते हैं ऑफ ड्यूडीनम, तो ड्यूडीनम की जो दीवार है वहां से एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है एंटेरोकाइनेज, वो क्या करता है, ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि जो स्टमक से जो काइम आ रहा होता है उसमें एसिड भी मिला होता है, एसिडिक काइम होता है, तो उसको कन्वर्ट करता है किसमें, उसकी इस पीएच को क्या करता है, इंक्रीज करता है, एसिडिटी को कम करता है, न्यूट्रलाइज करता है काइम को एंड प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम। उसकी एक वजह ये भी है कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये अल्कलाइन मीडियम में काम करता है, हाई पीएच में जो है वो काम करता है। हमने एंजाइम वाले चैप्टर में पढ़ा था, एवरी एंजाइम वर्क एट अ स्पेसिफिक पीएच, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम पीएच। तो ये तो हो गया जी पेंक्रियास की जो सिक्रीशन जो ड्यूडीनम में आएगी, उसमें चार इंग्रेडिएंट्स होंगे, और वो चारों इंग्रेडिएंट्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे ड्यूडीनम में, फूड से, फूड की डाइजेशन से रिलेटेड वो हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम आ जाते हैं स्टूडेंट बाइल के ऊपर, लीवर से, लीवर के साथ जो कनेक्टेड होता है। लेट से जी ये हमारे पास जो है ना लीवर है, ठीक है। अब लीवर के साथ जो है ना यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन अटैच होता है, इसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर अटैच होता है गॉल ब्लैडर। ये जो पित्ता भी जिसको हम कहते हैं, गॉल ब्लैडर से फिर एक डक्ट निकलती है, इसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये फिर एंटर होती है किसके अंदर, ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये किस में एंटर होती है, ड्यूडीनम के अंदर एंटर होती है, ठीक है। तो लीवर क्या करेगा, लीवर जो है
वो क्या करेगा, लीवर बाइल फॉर्मेशन करेगा, बाइल बनाएगा और उस बाइल को गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर कर देगा। ये बाइल जो है ये फिर गाल ब्लैडर से किसमें एंटर हो जाएगा, ये अल्टीमेटली सिक्रीट कर दिया जाएगा किसके अंदर, ड्यूटीनम के अंदर। अब बाइल से रिलेटेड थोड़ी चीजें हमने याद रखनी है कि बाइल की कंपोजिशन क्या है और ये बाइल जो लीवर से आ रहा है अल्टीमेटली ये करता क्या है स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। तो बाइल के बारे में पहली चीज, ये बाइल बन कहाँ पे रहा है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर। ये कहाँ पे बन रहा होता है, ये लीवर के अंदर बन रहा होता है। दूसरी चीज याद रखनी है आपने, बनने के बाद ये कहाँ पे स्टोर होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये गाल ब्लैडर के अंदर जो है वो स्टोर होता है। फिर वहां से ये कैसे सिक्रीट होता है, ये वहां से ये सिक्रीट कैसे होता है, तो ये थ्रू गाल ब्लैडर से, चले मैं इसको ऐसे शो कर देता हूँ। याद रखिएगा स्टूडेंट, गाल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है, चलेंगे हम डक्ट बना देते हैं। इस डक्ट को हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये डक्ट जो है वो फिर क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, लेकर जाती है बाइल को, किसमें, इनटू ड्यूटीनम, या आप स्मॉल इंटेस्टाइन भी कह सकते हैं क्योंकि ड्यूटीनम क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, अब बाइल के बारे में, बाइल करेगा क्या, बाइल की जो शेप होगी, बाइल यहां पे लिखते हैं हम बाइल के फंक्शन के बारे में। बाइल जो है ये क्या होगा, एक ग्रीन कलर का वाटर लाइक जो है, ग्रीन कलर का वाटर लाइक जो है वो फ्लूइड होगा। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें किसी किस्म के एंजाइम नहीं होंगे, तो इसमें क्या मौजूद होंगे, कंटेन बाइल, इसमें ना मुख्तलिफ किस्म के साल्ट्स होंगे जिनको हम बाइल साल्ट्स का नाम देंगे, विद नो एंजाइम। इसमें कोई एंजाइम नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर क्या मौजूद होंगे, इसके अंदर मौजूद होंगे मुख्तलिफ किस्म के बाइल साल्ट्स। अच्छा, ये बाइल साल्ट्स जो हैं ये कैसे बनेंगे, अच्छा बाइल साल्ट के अलावा ये जो ग्रीन कलर है बाइल का, ये किस वजह से होता है, तो ये होता है जी बाइल पिगमेंट्स की वजह से, ड्यू टू बाइल पिगमेंट्स। अब ये बाइल के अंदर ये बाइल पिगमेंट्स कहाँ से आएंगे, तो ये आएंगे जी बाय ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, लीवर के अंदर जब हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है तो उससे कुछ बनते हैं पिगमेंट्स, उन पिगमेंट्स की वजह से बाइल का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। ठीक है। अच्छा, अब बाइल के अंदर ये जो साल्ट्स वगैरह होते हैं, एंजाइम तो होते नहीं है, ये करते क्या हैं, ये साल्ट्स जो हैं या ये जो बाइल है ये क्या करता है, ये अमल्सिफिकेशन करता है, अमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, या आप लिपिड्स भी कह सकते हैं, यही इसका मेन काम है। और याद रखिएगा, पहले फैट की अमल्सिफिकेशन होगी, फिर उसके बाद ये जो ऊपर हमने एंजाइम पढ़ा था ट्रिप्सिन, ये लाइपेज एंजाइम, फिर ही ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर आफ्टर बाइल फंक्शन आप लिख सकते हैं, बाइल जब अमल्सिफिकेशन कर देगा फैट की, उसके बाद ये लाइपेज एंजाइम एक्ट करेगा फैट्स के ऊपर, उसकी कंप्लीट डाइजेशन का काम करेगा। ठीक है, अमल्सिफिकेशन क्या होती है कि ये जो फैट होती है ना, इसको जब छोटे छोटे पोर्शंस में, छोटे छोटे ड्रॉप ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इस अमल को हम कहते हैं अमल्सिफिकेशन। ठीक है, अमल्सिफिकेशन ये आपने याद रखना है, यही हमारे पास मेन फंक्शन है किसका, ये हमारे पास बाइल का मेन फंक्शन है। इट हेल्प इन अमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, फैट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे, जिन पर लाइपेज जो है वो फिर एक्ट करेगा बासानी, और उसको कंप्लीट डाइजेशन करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, बाज औक़ात ये जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस याद रखनी है। सम टाइम क्या होता है, सम टाइम जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, ये ब्लड के अंदर जो है वो एंटर हो जाते हैं, बाइल पिगमेंट्स अकामुलेट इन ब्लड। उससे फिर क्या होता है जी, उससे कंडीशन काज होती है जिसको हम कहते हैं जॉन्डिस। ठीक है, उसमें फिर स्किन कलर जो है वो येलो येलो नजर आना शुरू हो जाता है। इसकी एक वजह क्या होती है, ब्लड के अंदर जो है बाइल पिगमेंट्स जो है वो अकामुलेट हो जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना ड्यूडीनम के अंदर एक हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है। तो पहली चीज तो हमने पढ़ ली जी, ड्यूडीनम के अंदर बाइल आएगा, ठीक है, लीवर से, गॉल ब्लैडर की मदद से, और दूसरा आएंगे पैंक्रियाटिक जूस। तीसरा अब आपने स्टूडेंट एक और चीज याद रखनी है, एक हार्मोन है सेक्रेटिन हार्मोन। स्टमक में हमने एक हार्मोन पढ़ा था स्टूडेंट, गैस्ट्रिन हार्मोन, और यहां पर हम एक और हार्मोन पढ़ रहे हैं, डेट इज सेक्रेटिन हार्मोन। ये जो सेक्रेटिन हार्मोन है ये कहां से आएगा जी, ये सेक्रेटिन हार्मोन आएगा बाय इंटरनल, ठीक है, जो अंदर वाली लेयर होगी ड्यूडीनम की, म्यूकोसा ऑफ ड्यूडीनम, ड्यूडीनम की जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी, वहां से ये हार्मोन प्रोड्यूस होगा। और ये प्रोड्यूस क्यों होगा, बाय एक्शन ऑफ एसिडिक काइम। जैसे ही स्टमक से एसिडिक काइम एंटर होगा ड्यूडीनम में, तो इसकी एसिडिटी की वजह से ड्यूडीनम की जो अंदर वाली लेयर है जिसको हम म्यूकोसा कहते हैं, उसमें मौजूद
वॉल से जो है, म्यूकोसा से जो है, एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा, सेक्रेटिन हार्मोन। ये हार्मोन ही फिर क्या करेगा, प्रोमोट करेगा पैंक्रियाटिक सिक्रीशन। ये पैंक्रियाज में जाएगा ताकि पैंक्रियाज जो है वो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन करवा सके, और इसके साथ साथ लीवर में जाएगा ताकि लीवर पैंक्रियाटिक सिक्रीशन एंड लीवर बाइल सिक्रीशन। ठीक है, ये लीवर में जाएगा जिससे लीवर जो है उसको पता चल जाएगा, उसको एक सिग्नल मिल जाएगा, पैंक्रियाज में जाएगा जिससे उसको एक सिग्नल मिलेगा, और यूं बाइल और पैंक्रियाटिक जूस जो है पैंक्रियाज से और लीवर से जो है ये ड्यूटीनम में एंटर होगा। ठीक है, फिर हमने ऊपर एक टर्म पढ़ी थी काइल, अगर आपको याद हो तो याद रखिएगा, काइम एंटर हुआ था किसके अंदर, ड्यूडीनम के अंदर, एसिडिक काइम। अब वो एसिडिक काइम जो है वो अब किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, काइल के अंदर कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, काइल के अंदर, इसको इस तरह भी लिखा जाता है, किस में, ड्यूडीनम में। तो बाय एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल, अल्टीमेटली ड्यूडीनम के अंदर जो काइम होगा वो किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, काइल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, इसके बाद ना स्टूडेंट हम आ जाते हैं इंटेस्टाइन के जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं। अब नेक्स्ट पार्ट्स में हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाएगा, डैट इज जिजूनम। ठीक है, अब जिजूनम की अगर हम बात करें तो जिजूनम की जो लेंथ है, जिजूनम की हमारे पास जो लेंथ होती है, ये सेकंड पार्ट है, इसकी जो लेंथ होती है 2.4 मीटर जो है ये लॉन्ग होती है। ठीक है, और ये भी एक लैटिन वर्ड से जो है वो डिराइव हुई है। लैटिन वर्ड कौन सा है जी, लैटिन वर्ड है जी हमारे पास एम्प्टी एंड हंगरी। ठीक है, एम्प्टी और हंगरी। ठीक है, ये सारी जिजूनम से रिलेटेड चीजें हैं, और ये 2/5 पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। 2/5 पार्ट बनाता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अच्छा, इसका काम भी क्या है, हेल्प इन कंप्लीट, या आप कह लें इंश्योर्स कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, इसकी दीवारों से जिजूनल जूस पैदा होता है जो डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन का बायस जो है वो बनता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो है वो फिर आ जाता है हमारे पास इलियम। ठीक है, ये इलियम जो है, अब इलियम के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये क्या है जी, ये थर्ड पार्ट है इंटेस्टाइन का। थर्ड पार्ट, या आप कह लें फाइनल पार्ट, लास्ट पार्ट है इंटेस्टाइन का। इसका जो मेन काम है, जो आगे चल के हम स्टूडेंट थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, वो है जी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये फूड की एब्जॉर्प्शन में जो है वो क्या करेगा, हेल्प करेगा, ये जो पार्ट है इसका। अच्छा, इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो ये 4 मीटर जो है वो लॉन्ग होगी, 4 मीटर लॉन्ग होगी। लैटिन वर्ड से ये भी डिराइव हुई है। अब वो लैटिन वर्ड को जो है वो हमारे पास है, डेट इज ट्विस्टेड और क्वाइल्ड। ट्विस्टेड और क्वाइल्ड, ये भी याद रखना है, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ट्विस्टेड और क्वाइल्ड। अच्छा, अब इलियम के अंदर जो मेन चीज है, इसके अंदर एक ग्लैंड होता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, इलियम के अंदर जो है, इलियम कंटेन्स, इसके दीवारों के अंदर एक ग्लैंड होता है, इसे हम कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स या ब्रनर्स भी पढ़ते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड। ये ब्रूनर्स ग्लैंड जो है ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है इंटेस्टाइनल जूस। इट प्रोड्यूस इंटेस्टाइनल जूस। और ये इंटेस्टाइनल जूस जो है ये फिर क्या करता है, ये क्या करेगा, इट हेल्प इन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ये फूड की कंप्लीट डाइजेशन जो है वो करेगा। अच्छा, वो इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या होगा, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स होंगे, तो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर जो पहला एंजाइम होगा वो होगा जी अमाइनो पेप्टाइडेज। अमाइनो पेप्टाइडेज। सेकेंड एंजाइम होगा एरिप्सिन। ये बेसिकली दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। फिर हमारे पास होगा लाइपेज, फिर माल्टेज, और लास्ट में आ जाएगा जी हमारे पास लैक्टेज। ये वो सारे एंजाइम्स हैं जो किसके अंदर मौजूद होंगे, इंटेस्टाइनल जूस के अंदर। ये हमारे पास इंटेस्टाइनल जूस की जो है वो हमारे पास कंपोजिशन है, या आप कह लें इंटेस्टाइनल जूस के जो है वो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, अब ये एंजाइम्स करेंगे क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, तो अमाइनो पेप्टाइडेज जो है ये क्या करेगा, ये पॉलीपेप्टाइड्स को, याद है आपको स्टमक के अंदर प्रोटीन्स जो थी और इंटेस्टाइन ड्यूडीनम के अंदर जो प्रोटीन्स थी, उनको किस में कन्वर्ट किया गया था, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया गया था। जब वो पॉलीपेप्टाइड्स जो है वो जिजूनम इलियम में आएंगी तो पॉलीपेप्टाइड्स को ये अमाइनो पेप्टाइडेज क्या करेगा, उन पॉलीपेप्टाइड्स को तोड़कर कन्वर्ट करेगा डाई पेप्टाइड्स में। ठीक है, जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े हों तो उसे कहते हैं डाई पेप्टाइड्स। और डाईपेप्टाइड जब बनेंगे तो एरिप्सिन एंजाइम
क्या करेगा, फिर इन डाई पेप्टाइड्स पर एक्ट करेगा और इनको कन्वर्ट कर देगा इनटू अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आकर प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। लाइपेज क्या करेगा, फैट्स को, अब लाइपेज एंजाइम हमने पहले भी पढ़ा, मजीद अगर जो फैट्स बच जाएंगी उनको भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा यहाँ पर फैटी एसिड में। इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि कोई भी फैट जो है वो बाकी ना रह जाए, तो यहाँ पे बचा हुआ जो फैट होगा उसको भी कंप्लीटली डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। और फिर ऑरल कैविटी के अंदर हमने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, और ड्यूटीनम में हमने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स थे उनकी सेमी डाइजेशन हुई थी जिसे माल्टोज बना था। अब यहाँ पे उस माल्टोज पर माल्टेज एंजाइम एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू ग्लूकोज। याद रखिएगा, जब एक माल्टोज की ब्रेकडाउन होती है तो उससे दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं। इसी तरह अगर हम कोई डेयरी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, योगर्ट, चीज, मिल्क, लाइक कोई भी प्रोडक्ट, तो उसमें लैक्टोज होता है जिसको ब्रेकडाउन किया जाएगा इनटू ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज। ठीक है, याद रखिएगा कि हमारे पास माल्टेज भी डाइसैकेराइड है, इससे दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं, और लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है, इससे बनता है ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज। ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम आए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आप देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है इसमें स्टूडेंट्स क्या मौजूद होते हैं, विल्लस, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम विल्लाई कहते हैं। ठीक है। इनकी अपेयरेंस क्या होती है, इट हैज वेल्व, ये भी स्टूडेंट साथ में आपने नोट्स के अंदर लिखना है, हम इसको यहीं पे डिस्कस करते हैं, इसे हैज वेलवेटी अपेयरेंस। ठीक है, फिंगर लाइक अपेयरेंस भी आप कह सकते हैं, वेलवेटी अपेयरेंस भी जो है वो आप कह सकते हैं। इसके अंदर तीन चीजें होती हैं विलस के अंदर, एपिथेलियम होती है, फिर कैपिलरीज होती हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, लैक्टियल होती है जिसको हम लिम्फ वेसल भी कहते हैं। अच्छा, अब ये जो विलाई है ना, अगर ये विलाई में ये जो ऊपर सेल है, अगर आप इसको देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो इसके ऊपर आपको फर्दर छोटे छोटे स्ट्रक्चर नजर आएंगे, इनको हम कहते हैं माइक्रोविलाई। दीज आर नोन एज माइक्रोविलाई। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा विलस के बारे में, पहला पॉइंट आपने याद रखना है, ये वेलवेटी अपीयरेंस होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सेकंड आपने ये याद रखना है कि इसमें तीन पार्ट्स होते हैं इसके, एपिथेलियम होती है, ठीक है, सेकंड इसमें क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं, और तीसरे नंबर पर इसके अंदर क्या मौजूद होती है, लैक्टियल जो है वो मौजूद होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपने जो याद रखना है अब, के विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई भी होते हैं, माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट ऑन विलाई। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैंने आपको यहाँ पे शो करवाया। अच्छा, अब इनका काम क्या है, विलाई जो है हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, ये क्या करते हैं, फूड की एब्जॉर्प्शन में जो है वो हेल्प करती है। ठीक है। अब याद रखिएगा फूड की एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने लगा हूँ, लाजमी याद करने हैं आपने। अब इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होगी, ग्लूकोज हमारे पास जो है ग्लूकोज प्लस अमाइनो एसिड्स, ये जी एब्जॉर्ब होंगे इन कैपिलरीज, ये किस में चले जाएंगे, कैपिलरीज में। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो हमारे पास फैटी एसिड्स होंगे प्लस ग्लिसरोल, ये ब्लड कैपिलरी में एंटर नहीं होंगे, ये किस में एंटर होंगे, ग्लूकोज और हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं ये किस में एंटर होंगे, कैपिलरीज में। लेकिन जो हमारे पास फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होंगे ये किस में एंटर होंगे जी, ये एंटर होंगे हमारे पास किस में, लैक्टियल के अंदर। ठीक है, ये किस में एंटर होंगे, लैक्टियल के अंदर जो है एंटर होंगे, दे आर एब्जॉर्ब्ड इन लैक्टियल। यहाँ पे ये नहीं आएगा, लैक्टियल के अंदर जो है एब्जॉर्ब होंगे। लैक्टियल दैट इज अ लिम्फ वेसल। ये पॉइंट्स भी आपने याद रखने हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पोर्शन जो है ना स्टूडेंट वो हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद हम आ जाएंगे जी लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर, दी लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब लार्ज इंटेस्टाइन के स्टूडेंट तीन पार्ट्स होते हैं, इसका ये जो शुरू वाला पार्ट होता है ना, ये स्टार्टिंग पोर्शन, इसको हम कहते हैं सीकम, जिसके साथ ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है, इसको हम कहते हैं पेंडिक। तो सीकम आ जाएगा, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका कोलोन। अब कोलोन के तीन पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग कोलोन जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, फिर ये वाला कोलोन है इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, और ये नीचे की तरफ जाता है इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। और इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है डेट इज कॉल्ड रेक्टम। ठीक है, ये हमारे पास बी हो जाएगा और ये हमारे पास सी हो जाएगा। तो ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है जिसको अब हमने जो है वो क्या करना है, डिस्कस करना है। लार्ज इंटेस्टाइन में याद रखिएगा हमारे पास जो है सीकम जो है, अगर मैं यहीं पर स्टूडेंट इनको हम थोड़ा सा अगर स्टडी करें, थोड़ा सा इसको जरा बेहतर कर लेते हैं। पहला जो पार्ट है हमारे पास वो क्या है जी, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम छोटा सा यही पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं सीकम। ठीक है, सीकम, सीकम जो है इसका मतलब होता है, इस लैटिन वर्ड से लिया गया है, सीकम लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है ब्लाइंड एंड,
या ब्लाइंड सैक भी इसको कहा जाता है, ब्लाइंड सैक। ठीक है, इसका कोई किसी किस्म का काम नहीं होता डाइजेशन वगैरह में। लेंथ की अगर बात की जाए तो 6 सेंटीमीटर जो है वो इसकी लेंथ होती है, 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसके साथ अटैच होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है, जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। सम टाइम जो है अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पेन होती है, तो उसको हम कहते हैं अपेंडिसिटीज, अपेंडिसिटीज। ठीक है, अपेंडिक्स की जो पेन होती है उसको हम कहते हैं अपेंडिसिटीज। अच्छा, कोलोन के पास, कोलोन के तरफ आ जाते हैं। कोलोन जो है ना स्टूडेंट, हम यहाँ पे इसको शो कर लेते हैं, जगह कम है तो कोलोन, कोलोन जो है ये लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। और इसकी जो लेंथ है अगर हम देखें तो वो होती है 1.5 से लेकर 1.8 मीटर। ये इसकी क्या है, लेंथ है। ठीक है, ये इसकी क्या है, लेंथ है। अच्छा, नेक्स्ट आपने जो चीज याद रखनी है, इसको हम क्या करते हैं, तीन हिस्सों में जो है वो डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट है असेंडिंग कोलोन, ये इसका सेकंड पार्ट है ट्रांसवर्स कोलोन, और ये इसका थर्ड पार्ट है डेट इज डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, डिसेंडिंग कोलोन इसके जो है, असेंडिंग है, ट्रांसवर्स है, डिसेंडिंग है, और ये हमारे पास नंबर 4 पर है सिग्माइड कोलोन। ये क्या होता है, एस शेप होता है। स्टूडेंट ये पॉइंट वन बाय वन नोट करते जाइएगा, जगह कम है तो इसलिए मैं इसको यहीं पे लिख रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट पार्ट रेक्टम। रेक्टम जो है ये क्या करता है, यहाँ पर फीकल मटेरियल को जो है वो क्या करता है, स्टोर करता है, फीकल मटेरियल को स्टोर करता है, जिसको फिर डेफिकेट कर दिया जाता है बॉडी से, इलिमिनेट कर दिया जाता है थ्रू एनस। अच्छा, याद रखिएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो कोलोन वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं डैट प्रोड्यूस विटामिन के। कोलोन का काम क्या है, इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स। ठीक है, लेकिन यहीं से हमारे पास जो है वो विटामिन के भी जो है वो क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम बेशुमार किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम विटामिन के जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 14 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो एमसीक्यूज इससे रिलेटेड पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं एमडी कैट में, वो हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी, ऑल काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन, कि फूड की डाइजेशन के बाद जितनी भी एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ से होती है, तो वो होती है जी इलियम से, विलाई की मदद से, जो अभी हमने रिसेंटली टॉपिक के अंदर कवर किया। नेक्स्ट है, वेयर इज एन एलियोलिक स्फिंक्टर लोकेटेड इन योर बॉडी। ठीक है, हमने एक स्फिंक्टर पढ़ा था, एसोफेजियल स्फिंक्टर, फिर हमने पढ़ा था कार्डियक स्फिंक्टर, फिर हमने पढ़ा पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये इलियोलिक स्फिंक्टर जो है ये कहाँ पर मौजूद होता है, तो ये मौजूद होता है एट दी जंक्शन ऑफ इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इलियम के बिल्कुल एंड पर होता है। नेक्स्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो विटामिन के हैं वो किसकी मदद से जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, तो वो प्रोड्यूस होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन्स में रहते हैं, इससे बैक्टीरिया को भी फायदा होता है, और हमारे इंटेस्टाइन्स में जो कोलोन वाला पोर्शन है वो भी प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करता रहता है। तो सिम्बायोटिक में क्या होता है, दोनों पार्टनर्स को जो है वो बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोफ्लोरा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, या ह्यूमन बीइंग में अब बैक्टीरिया के नाम भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। एस्क्रीशिया कोलाई बैक्टीरिया होता है, कौन सा विटामिन प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज विटामिन के, वेरी हेल्पफुल फॉर कोलोन फंक्शन, और ये ब्लड क्लॉटिंग में भी किसी हद तक इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कौन सी चीजें जो है वो एब्जॉर्ब होती हैं, तो ये लास्ट में हमने जो टॉपिक पढ़ा लार्ज इंटेस्टाइन का, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो मेन चीजें एब्जॉर्ब होती हैं वो है वाटर एंड साल्ट्स। ठीक है, वाटर और साल्ट्स जो हैं, अगर ये बहुत सम टाइम क्या होता है, अगर ये बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाए तो ये कॉन्स्टिपेशन काज कर सकते हैं, और अगर ये नॉर्मल से कम इनकी जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है तो ये डायरिया कंडीशन का बायस भी जो है वो बन सकते हैं। डिपेंड करेगा कोलोन के फंक्शंस पे। नेक्स्ट है, अपेंडिक्स एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ से ये निकल रहा होता है, सीकम से। फर्स्ट लार्ज पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का क्या क्या है, दैट इज सीकम, सेकंड कोलोन है, और थर्ड जो है वो रेक्टम है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंजाइम इज रिलीज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म, तो हमारे पास पेप्सिन एंजाइम जो है वो पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है। नेक्स्ट है, द मसल्स ऑफ द स्टमक वाल थोरोली मिक्स अप फूड विद गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, स्टमक जो है, स्टमक की वाल क्या करती है, फूड को गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स करती है और एक सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड मटेरियल तैयार करती है, जिसको हम कहते हैं काइम। तो हमने पढ़ा था काइम जो है वो स्टमक के अंदर बनता है, बोलस ओरल कैविटी में, और कॉइल जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूटीनम में बनता है। नेक्स्ट है जी, गोबलेट सेल्स जो हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं, तो जो गोबलेट सेल्स हैं हमारे पास, गोबलेट सेल्स ये क्या सिक्रीट करती हैं, स्टूडेंट जल्दी से बताएं, हमने पढ़ा था गोबलेट सेल्स जो हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट म्यूकस। ठीक है, गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट म्यूकस। फंक्शन गॉबलेट सेल्स का क्या होता है, दे सिक्रीट म्यूकस। वही एमसीक्यू जो है वो दोबारा रिपीट हुआ, गोबल सेल्स भी हमने इनको कहा था, म्यूकस सेल्स भी कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ, कितने सेल्स होते हैं जिसमें 4 किस्म के सेल्स होते हैं। HCl इन गैस्ट्रिक जूस,
ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो HCl होता है वो क्या करता है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, कौन से सेल्स जो हैं वो सिक्रीट कर रहे होते हैं, डेट आर पेराइटल सेल्स, जिनको हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्जेंटिक सेल्स इन स्टमक प्रोड्यूस, अगेन वही एमसीक्यूज है, सिर्फ वर्डिंग चेंज है, तो क्या करते हैं, HCl जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है फूड एंटर्स फ्रॉम स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू, स्टमक से खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है किसके जरिए, पाइलोरिक स्फिंक्टर के जरिए, क्योंकि स्टमक का जो लास्ट पार्ट है पाइलोरस, उसमें पाइलोरिक रीजन जिसको हम कहते हैं उसमें पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। डैश आर द पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड विच प्रोड्यूस HCl, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का कौन सा हिस्सा है जो कि क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो अल्टीमेटली वो हमने पढ़ा था ऑक्जेंटिक सेल्स या जिनको हम पेराइटल सेल्स कहते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ फूड आर डाइजेस्टेड बाय द एंजाइमेटिक सेक्रीशन ऑफ, प्रोटीन्स की जो डाइजेशन है याद रखिएगा वो होती है जी पेप्सिन एंजाइम के जरिए, पेप्सिन एंजाइम के जरिए। और पेप्सिन जो है वो कौन सेक्रेट कर रहा होता है, जाइमोजन सेल्स, ठीक है, जो बाद में फिर कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, जाइमोजन सेल पेप्सिनोजिन बनाते हैं जिससे पेप्सिन बनता है, और पेप्सिन जो है वो फिर प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम होगी, लेट्स से जी हमारे पास जो है, ये मैं डायग्राम यहाँ पे नहीं बनी हुई, हम इसको शो कर देते हैं। बेसिकली ये टॉपिक स्टमक से, एमसीक्यू स्टमक से रिलेटेड है। ये हमारे पास आ गया स्टमक, ठीक है, जे शेप होता है, तो इसमें यहां पर करके ये जो पोर्शन है इसको हमने बारे में बताना है कि ये हमारे पास क्या है। तो ये हमारे पास है पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक रीजन में है, ठीक है। नेक्स्ट है जी एंजाइम प्रोटीन पेप्सिन जो है ये किसके ऊपर एक्ट करता है, तो एंजाइम पेप्सिन जो है ये एक्ट करता है प्रोटीन्स के ऊपर, और किसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, पॉलीपेप्टाइड्स में, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टमक वॉल वेयर एक्स इज, ठीक है, इसमें हमारे क्या करना है, हमारे पास कुछ इस किस्म के जो हैं वो स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, जो कि हमने स्टमक के अंदर जो है वो पढ़े थे। इस किस्म के हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, उसके अंदर हमने ये बताना है कि जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट है वो कौन सा है, ठीक है, ये वाला जो एक्स कंपोनेंट है, तो ये हमारे पास है ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रीट HCl, तो HCl कौन सिक्रीट करता है, पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, बार बार ये एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है स्टूडेंट। हिपैटिक एंड पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस आर स्टिमुलेटेड बाय अ हार्मोन कॉल्ड, या फिर हम कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियाज एंड लिवर, तो हमने पढ़ा था स्टूडेंट सेक्रेटिन, ड्यूडीनम से प्रोड्यूस होगा जाके पैंक्रियाज और लिवर को स्टिमुलेट करेगा। लाइक पेप्सिन, ट्रिप्सिन भी क्या करता है, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है, इसको एक्टिवेट कौन करता है, इसको एक्टिवेट करता है एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो कि ड्यूडीनम वॉल से प्रोड्यूस होता है। पेंक्रियाज की अगर हम बात करें तो पेंक्रियाज स्टमक का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, नहीं जी, एक सेपरेट ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड होता है। विल्लाई एंड माइक्रोविल्लाई आर प्रेजेंट, ठीक है, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं जी, ये मौजूद होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होती हैं। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, विल्लाई वगैरह जो हैं या माइक्रोविल्लाई जो हैं ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये मौजूद होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। डैश इज एक्टिवेटेड, ठीक है, बाय एंड द लाइनिंग ऑफ ड्यूटीनम, तो यहाँ पर आएगा जी ट्रिप्सिनोजिन, ट्रिप्सिनोजिन इसको ट्रिप्सिन में, क्योंकि ड्यूटीनम में सिक्रीट होता है। द लिम्फ वेसल ऑफ विलाई इज कॉल्ड, विलाई की जो लिम्फ वेसल जो मौजूद होती है विलाई के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, लैक्टियल, जहाँ पे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट है द हार्मोन विच इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, वो कौन सा हार्मोन है जो गैस्ट्रिक जूस की इनहिबिशन जो है वो करता है, तो वो सेक्रेटिन है, ठीक है, सेक्रेटिन हार्मोन। हमने दो ही हार्मोन पढ़े पूरे चैप्टर में, गैस्ट्रिन और दूसरा सेक्रेटिन। नेक्स्ट है दी अमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज द रोल ऑफ, वो है जी बाइल का। द लो लेवल ऑफ सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस्ड बाय एल्वियोलर एपिथेलियल, स्टूडेंट ये जो है ये हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन में आएगा, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, फिर आगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करेंगे जब हम वो चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे।